अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पब्लिक, सुबह बखैर। मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक, मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुर्रऊफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। और हमारा साथी हरमीत आज किस रंग में है, जरा चल के देखते हैं। इससे पहले कि रोमा से रिक्वेस्ट करें हम के सर आप सारे रंग हरमीत के देखते हैं, मुझे कभी प्रेज नहीं करते, दैट्स अ बैड थिंग। तुम्हारे रंग तो सबको नजर आ रहे हैं ना, इसलिए उसको जरा लेट में हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ आज हरमीत आपको ये बताऊं कि ऐसी अच्छी धूप निकली हुई है कि जिसकी कोई हद नहीं। बहुत मजा आ रहा है, मतलब उस धूप का जनवरी आने से पहले ही धूप आ गई है। और आज का दिन इतनी सर्दी भी नहीं है, हाँ, तो मौसम है। हाँ, तो आपके यहाँ पता नहीं क्या हाल है, आपके यहाँ क्या हाल है, जरा आप ही बताइए। अस्सलाम वालेकुम रऊफ साहब एंड रोमा। मैं अगर इस्लामाबाद की बात करूं तो इस्लामाबाद में बहुत ज्यादा ठंड हो गई है, बल्कि कल जैसे बारिश रुकी है तो उसके बाद आज सुबह से अब ये बड़ी कमाल की धूप के साथ साथ ठंडी हवाओं का जो रुख है वो इस्लामाबाद की ओर है। लेकिन ठंड में इजाफा हो गया, धुंध तो बिल्कुल छड़ गई है, कमाल की धूप है लेकिन ठंडी हवाएं साथ है। मरी में बर्फ पड़ गई है ना, वो लोग जो है सियाह रुख कर रहे हैं मरी का, वो मैंने मंजर देखे, बहुत सारे लोग एंजॉय करते हुए। मरी में बर्फ पड़ गई है, तो हरमीत पता नहीं कब हमें लेके जा रहा है मरी, है ना। मैं तो खुद हो सकता है चला जाऊं जल्दी से आप लोगों के लिए कुछ, अगर आप आए या ना आए, लेकिन मैंने जल्दी जाना है और अपने व्यूअर्स के लिए कुछ ना कुछ चीज वहां से लेके आनी है। चलो गुड गुड। हम बाय द वे हरमीत की आज दस्तार भी बहुत अच्छी लग रही है और मफलर भी बड़ा रेट्रो से कलर्स हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। जी बहुत शुक्रिया। हाँ, तो इसका मतलब ये होता है कि आपको भी आगे तारीफ करनी है। रोमा से रिक्वेस्ट करें, क्योंकि आज बहुत कुछ है हमारे पास, तो रोमा से रिक्वेस्ट करें आज का रन डाउन क्या है उसके बारे में बताएं। ठीक हो गया, ठीक। चलें रन डाउन शेयर करते हैं। सबसे पहले डेली डोज के साथ आगाज, उसके बाद नस्ट को एक हफ्ते में गिराने का हुक्म दिया गया है। लेटेस्ट अपडेट्स इस हवाले से क्या है इसको भी डिस्कस करेंगे। फिर एक तहरीरी फैसला लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से सामने आया है। इस फैसले के मुताबिक वालिदैन को घर से निकालना जुर्म करार दिया गया है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। और 2021 में सियासत के नशेबो फराज कैसे रहे इसको भी हम डिस्कस करेंगे, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। और फिर क्रिप्टो करेंसी वकार ज़का हमारे साथ मौजूद होंगे। और आखिर में डिप्रेशन को डिस्कस करेंगे, बिकॉज ये वो चीज़ है जिसको हम ऑफ एंड ऑन डिस्कस तो करते रहते हैं, बट ये सोसाइटी में बहुत ज़्यादा पाई जाने लगी है। सो इसको कंट्रोल करने के लिए देयर आर मल्टीपल वेज, इम्प्लीमेंट कैसे करना है, इसको कंट्रोल कैसे करना है, इसको भी आज हम डिस्कस करेंगे। डेली डोज के साथ आगाज, और कुछ मज़ेदार किस्म की खबर नहीं, बिकॉज हमने देखा कि ओमिक्रॉन जिसको हम ऑल ओवर द वर्ल्ड अब बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, केसेस बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। हमारे पाकिस्तान में कराची में पहला केस रिपोर्ट हुआ, उसके बाद इस्लामाबाद में हुआ, सो अब पहला केस लाहौर में रिपोर्ट हुआ है और लाहौर की गुलबर्ग कॉलोनी से ये केस जो है वो रिपोर्ट हुआ है। और जो पेशेंट है वो इस वक्त होम आइसोलेशन में है, बट उसके कॉन्टैक्ट में जितने भी फैमिली मेम्बर्स थे उनको चेक किया गया है, उनको आइसोलेट कर दिया गया है। और अच्छा, जब इस पेशेंट की हिस्ट्री चेक की गई है, सो इसकी ट्रेवल हिस्ट्री सिंध की थी, यानी कि ये ओमिक्रॉन जो है इसने लिया है सिंध से। सो अब ही इज लाइक डूइंग वेल, बेहतर है। बट यही बात कि हमारे यहाँ कोविड का जो जोर है वो आहिस्ता आहिस्ता टूट चुका है, टूटता जा रहा है, बट हम स्टिल गैदरिंग्स में जाएं तो लोग अब SOPs को उस तरह से फॉलो नहीं करते। सो यहाँ पर यही रिक्वेस्ट के फॉलो करें रूल्स को। उसकी वजह ये है कि ओमिक्रॉन के बारे में यही है कि बहुत तेजी से इसकी इन्फेक्शन होती है, बहुत तेजी से फैलता है। और उसके लिए ये भी रिक्वेस्ट है तमाम लोगों को, इंटरनेशनली ये कहा जा रहा है कि आप अपनी बूस्टर डोज जरूर लगवाएं। अगर आपने अपने आप को वैक्सीनेट करवाया हुआ है तो बूस्टर डोज जरूर लगवाएं। मॉडर्ना ने भी कहा है कि उनकी भी जो बूस्टर डोज है वो काफ़ी फ़ायदेमंद है। एस्ट्राजेनेका पहले हम बात कर चुके हैं उसके बारे में प्रोग्राम में, उसकी भी बूस्टर डोज बहुत अच्छी है, तो बूस्टर डोज जरूर लगवाएं। अगर आपने वैक्सीनेट बिल्कुल ही नहीं करवाया अपने आप को तो फिर ये तशवीश की बात है ना हरमीत, मतलब अपने आप को वैक्सीनेट जरूर करवाना चाहिए। और फिर बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि अगर हम देखें अब बहुत सारे केसेस, कराची का जो पहला केस आया था उसमें भी खातून जो है उसने वैक्सीनेशन नहीं कराई थी, दीगर ऐसे केसेस जो हमारे सामने आ रहे हैं, कुछ पे कई सारी चीजें, ये खबरें भी सामने आ रही हैं।
तो अब हमने देखा कि काफी वैक्सीनेशन का मरहला काफी तेजी से भी चल रहा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं कि आज भी वो वैक्सीनेशन से कोई ना कोई हिला बहाने बना के साइड पे हो रहे हैं। तो उनसे भी गुजारिश होगी, क्योंकि ये ओमिक्रॉन है बहुत खतरनाक है और अपनी सेहत का ख्याल आपने रखना है, अपने आप को बचाना, तो कम से कम वैक्सीनेशन में इतना कुछ नहीं, हम सब लगा चुके हैं। और दूसरी डोज जो है, पहली डोज अगर किसी ने लगाई है तो दूसरी डोज हम उनको भी गुजारिश करेंगे कि भाई अब तो घर घर तक ये मुहिम का सिलसिला शुरू हो चुका है, आपको लाइनों में खड़ा होने की जरूरत भी नहीं है, बड़ी आसानी से ये अवेलेबल है, जहां पे भी जाएं तो आपको आसानी से आप वैक्सीनेटेड हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। इसी के साथ हम अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ आएंगे और हमने देखा कि इसी साल अगस्त में तालिबान ने इक़्तिदार संभाल लिया अफगानिस्तान का, और उस वक्त ये बात ओवरऑल जब हम एनालिसिस लेते थे मुख्तलिफ तज्जियाकारों से या इंटरनेशनली, सो ये एक तासुर पाया जा रहा था कि जो तालिबान है इस वक्त थोड़े से चेंज रूप में सामने आ रहे हैं, उतने कंजर्वेटिव नहीं है, उतनी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, बट यही वो वक्त है जब कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो चीजें क्लियर होंगी, रिवील होंगी। अब हम देख रहे हैं कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो तालिबान की जानिब से आयद की जा रही हैं, जिसमें हमने सबसे पहले तो देखा कि वहां पर जितने ड्रामास बनते थे उसमें खवातीन को अदाकारी से रोका गया। फिर जो टीवी प्रेजेंटर्स थी, जर्नलिस्ट थी फीमेल, उनको कहा गया कि वो हिजाब पहनकर टीवी पर आ सकती हैं। अब एक जो लेटेस्ट रिस्ट्रिक्शन आप कह लें तालिबान की जानिब से सामने आई है वो ये है कि खवातीन जो हैं वो हिजाब और किसी भी करीबी रिश्तेदार मर्द के बगैर तवील सफर नहीं कर सकती। शॉर्ट सफर कर सकती हैं, बट अगर लंबा सफर करना है जो कि 45 माइल से ज्यादा का होगा, सो उनको अपने साथ एक महरम लेना है या कोई नॉन रिलेटिव अपने साथ होना चाहिए। प्लस हिजाब के बगैर तमाम जितने भी ट्रांसपोर्टर्स अफगानिस्तान में हैं उनको सख्ती से मना किया गया है कि किसी भी खातून को जो भी ये गाड़ी या जो भी उनका सोर्स होगा ट्रेवलिंग का उसमें बैठने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अब ये देखो ना, एक तरफ सऊदी अरब है जहाँ बिल्कुल जमाना बदल रहा है, दुनिया बदल रही है और वहाँ पे कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, फैशन शोज हो रहे हैं, मॉडर्न दुनिया की तरफ चल पड़ा है। खवातीन को इजाज़त हो गई है मर्द के बगैर वो गाड़ी चला सकती हैं अकेले भी, और एक तरफ ये है जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन पर रिस्ट्रिक्शन आती चली जा रही है। ये इन बुनियादों के ऊपर है जिसपे फिर यूरोप बहुत चीखता है और हम भी कहते हैं कि भाई इतनी सख्ती ना करें कि आपके यहाँ लोगों के सांस घुट जाएं, दम घुट जाए, इंसानों को आजाद सदा में सांस लेने दें। मैं अगर अर्ज करूं तो अगर हम देखें तालिबान ने जो वादे किए थे, जो दावे किए थे, बहुत सारे लोग भी इसी इंतजार में थे कि कबूलियत के कोई रास्ता निकल आएगा और लोग उनको एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे हमारे पास इस्लामाबाद में अफगानों की बहुत बड़ी तादाद जो मुख्तलिफ ममालिक का रुख कर रहे हैं, जो ज्यादातर यहाँ से निकलना चाह रहे हैं अफगानिस्तान से, तो हमारे पास अक्सर उनके साथ हम जब बैठे होते हैं वहां की जो स्टोरियां सुनते हैं तो यकीन माने कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और अगर हम बात करें मीडिया के हवाले से तो वहां पे कई सारी चीजें नशर ना करना की पाबंदी है। दूसरी बात है कि सोशल मीडिया पे अगर किसी ने वीडियो वायरल करी, तालिबान जिस तरह वो दोबारा सिस्टम उन्होंने शुरू किया है, कई इतिहादी जो थे उनको, जो फौजी थे उनको उनके जो है सर दोबारा का वो गले काटना दोबारा वो सिलसिला शुरू हो चुका है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से ये अब भी वो कंट्रोवर्शियल है और पूरी दुनिया उनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। अपना रवैया बदलना होगा, तब जाके लोग जो फाकों पे आ गए हैं, 2-2.5 लाख बच्चे, 10 लाख के लोग करीब जो है बेचारों के पास खाने का कुछ नहीं है, तो ऐसे में रवैया बदलना होगा और आगे निकलना होगा। अच्छा जी, मैं पहले भी बात कर चुका हूँ इस बारे में कि पहला दौर जो था तालिबान का और अब भी जो डर है, उस हवाले से एक फिल्म है उसामा, सदीक बर्मक की फिल्म है बनी हुई, उसको आप सर्च करें, ये यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएगी, जरूर देखें। इट्स अ मस्ट सी फिल्म, बहुत खूबसूरत फिल्म है। किस तरह से एक छोटी सी बच्ची जो एक घर में है जिसमें सिर्फ खवातीन है, वो रोजी कमाने के लिए, अपने घर का खर्च चलाने के लिए, पेट पालने के लिए बच्ची के बाल काट के उसको उसामा बना के एक दुकान के ऊपर मुलाजिम करा देते हैं, और किस तरह से तालिबान उसको उठा के ले जाते हैं, लड़कों के रूप में वो होती है, और फिर किस तरह से रिवील होता है कि वो लड़की है, और फिर जो कुछ उसके साथ होता है वो एक बहुत अच्छी मंजरकशी है तालिबान के दौर की। तो मैं जैसे ये कहता हूँ कि भाई आप इस्लामी असूलों पे अमल दरामद जरूर करें,
लेकिन जरा थोड़े से ख्याल के साथ आप सऊदी अरब को मॉडल बना लें अपना, और वो कर लें कि जी जैसे वहां पे होता है उसी तरह से कर लें। वहां पे अगर अब आसानियां आ रही हैं तो आप भी आसानियां पैदा करें। बिल्कुल ठीक हो गया। आप ईरान का मॉडल आपके सामने सर, आप ईरान को ले सकते हैं। अगर आप सऊदी अरब पे आपके बड़े ज्यादा वो हैं, लेकिन ईरान हमारे सामने है, तो उसको भी आप अपना रोल मॉडल बना के आप उसी तरीके से चल सकते हैं। लेकिन ये तरीकाकार जो लोग इत्तेहादियों के साथ थे, उनके साथ दोबारा आपने वादा किया था कि हम उनको माफी देंगे, लेकिन दोबारा हम सारी चीजें देखते हैं और हमने देखा कि बच्चे लोग अपने गुर्दे बेचने के लिए तैयार हैं कि भैया हमें खाने का कुछ मिले। इस किस्म की सिचुएशन इस वक्त। बिल्कुल ठीक है अरमीत, बिल्कुल ठीक है। आगे जी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ आएंगे और हम देखते हैं जनाब, ये बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की स्टोरी है और अभी हम आपके साथ कुछ विजुअल्स भी शेयर करेंगे। हर रोज सोशल मीडिया पर एक नई वीडियो वायरल होती है और लोग उसको बहुत ज्यादा पसंद कर रहे होते हैं। तो अब की बार जो वीडियो वायरल हुई है, मेरे ख्याल में दुनिया में पहली बार किसी ने ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया होगा कि एक खातून मॉल में शॉपिंग करने गई और उसने अपने सर पर जो हेयर बैंड लुपेटा हुआ था, बांधा हुआ था, वो हेयर बैंड एक्चुअल में था नहीं, वो बेसिकली एक छोटा सा स्नेक था जो कि असल सांप था। सो वहां पर जितने भी लोग थे वो वीडियो बनाते रहे, बट वो उस टाइम तक अवेयर नहीं थे कि जनाब ये तो असल सांप है। सो इस औरत की जो हिम्मत है उसको दाद देनी पड़ेगी। गो कि इसमें जहर नहीं होगा इस सांप में, या हो सकता है इसने खुद उसको पाला हो, बट स्टिल बड़ी हिम्मत की बात है कि जनाब आप अपने बालों के ऊपर सांप को इस तरह से रोल करें और उसके बाद आप शॉपिंग करने जाएं। और फिर मजे की बात, वीडियो भी वायरल हो गई। सांप की भी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि वो चुपके से बैठा है और वो हिला नहीं अपने, और उसने कहा कि इसके बाल ना खराब हो जाएं। उसको ट्रेनिंग मेरे ख्याल में अली से दिलवाई होगी बाल बनाने की, जो उसने, हमारा मेकअप आर्टिस्ट जो है उसकी बात कर रहे हैं, जो रोमा पे मेहनत करता है इतनी ज्यादा। अच्छा, तो आपका मतलब है इतनी मेहनत सर थोड़ा नेगेटिव हो गया। तो मतलब ये मैं कह रहा हूँ कि मतलब वो अब पता नहीं डर खातून का ज्यादा था जिसकी वजह से सांप दबका बैठा हुआ था, या सांप का ज्यादा था। मैं वैसे देख रहा हूँ खातून चलते हुए जो है ना थोड़ी सी जरा कॉशियस भी है। हाँ। मतलब वो कॉन्शियस भी है, रादर कहना चाहिए। हाँ। तो वो उस हवाले से, लेकिन बारे मजे की खबर है, मजे की खबर है। अच्छा, इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ आएंगे और हम देख रहे हैं गूगल आजकल क्या पिछले कुछ सालों से आपको कुछ भी सर्च करना हो, ठगाठक गूगल पे डालें उसको और आपके सामने पूरी हिस्ट्री आ जाती है। सो ये ऑब्वियसली दुनिया की टॉप मोस्ट वेबसाइट है जिसको लोग बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। अब 2021 की एक लिस्ट जारी हुई है जिसमें एनालिसिस किया गया कि इस साल की टॉप वेबसाइट कौन सी है जिसको लोगों ने बहुत ज्यादा रीच किया, एक्सेस किया, उसके बाद इन्फो हासिल किया, यूज किया आप कह लें। सो इस बार टिकटॉक जो है, जो कि चाइनीज कंपनी है, चाइनीज ऐप है, उसने गूगल को भी पीछे छोड़ दिया। और ये बड़ी हैरानकुन बात है कि लास्ट ईयर अगर हम देखें 2020 में, सो टिकटॉक का 7th नंबर था। 2021 में बहुत सी रिस्ट्रिक्शंस आई, बिलखुसूस पाकिस्तान में अगर हम देखें टिकटॉक पर, बट स्टिल टिकटॉक जो है वो गूगल से बाजी ले गया। और ये मेरे मतलब अब तक का पहला शायद वाकया हो कि गूगल को किसी ने बीट किया। आपका कमेंट आना चाहिए इसके ऊपर, टिकटॉकर आप हो कि नहीं हो? वैसे रोम साहब, एक आसानी के लिए मैं समझता हूं कि आजकल हर बंदे को, क्योंकि आप अगर गूगल में बहुत सारे लोग सर्च करने के लिए जाते हैं तो ऐसा एक बहुत बड़ी तादाद है कि उनको ये पता नहीं कि गूगल में बहुत सारी चीजें मिल सकती हैं। तो टिकटॉक एक ऐसा आसान सा एप्लीकेशन है जो हर बंदा जिसको नहीं पता भी होता, कुछ लिखना पढ़ना जानता भी नहीं, बस उसने वीडियो देखनी है, तो शायद ये वजह है कि उसकी वजह से मकबूलियत में इसका इजाफा हुआ और हर बंदे को बड़ा शौक है, बड़ा एंटरटेन करने के लिए बड़ा कमाल का ये की एप्लीकेशन है। बड़े आसानी से कोई ना कोई, अगर आप देखें विद इन सेकंड्स आप एंटरटेन हो जाते हैं मुख्तलिफ वीडियो से। तो इसी वजह से मजे की चीज ये है कि एक शॉर्ट वीडियो होती है। अब स्नैक वीडियो भी देख लें, आप लाइकी भी देख लें, बहुत शॉर्ट वीडियो होती है, वो फटाफट से आप देखते हैं और आपको वो एंटरटेनमेंट वाला जो आपके अंदर एक डिजायर होती है या जो आपके अंदर तलब होती है, हर एक के अंदर वो चाहता है ना कि उसको एंटरटेनिंग कंटेंट भी कोई मिले। सो वो आपकी फटाफट से पूरी भी हो जाती है और आप फिर आगे निकल जाते हैं। लंबी चौड़ी वीडियो आपको नहीं देखनी पड़ती। इसका फायदा ये है, शर्त ये है कि कंटेंट अच्छा हो। लोग तो कुछ लोग हमारे यहाँ पर ऐसे हैं जिन्होंने गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, कंटेंट थोड़ा सा गैर अखलाकी था, बट स्टिल बहुत से लोग ऐसे हैं जो इन प्लेटफॉर्म्स पर अच्छा काम भी कर रहे हैं और हमें उन्हें अप्रिशिएट भी करना चाहिए। बट एनीवे, स्टोरी तो आपके साथ शेयर कर ली। नेक्स्ट स्टोरी की तरफ आएंगे और नेक्स्ट स्टोरी हमारे पास जनाब वियतनाम से है। यहाँ पर दो भाइयों ने एक आलमी रिकॉर्ड कायम किया है बेसिकली, और 100 सीढ़ियों पर ये अपने सर के वजन पर बैलेंस किया, एक के सर के ऊपर दूसरा सर, और
और फिर इन्होंने इस तरीके से करतब दिखाते हुए सीढ़ियों के ऊपर चढ़े और ये आप देख लें, ओ माय गॉड, ये तो अगर कोई अनबैलेंस थोड़ा सा और गिर जाए तो फिर इसका क्या बने, कुछ भी ना बचे। नीचे वाले का तो कुछ नहीं होगा, ऊपर वाला जो है उसकी हिम्मत की दाद देनी चाहिए। नीचे वाले का ये ठीक है कि उसने बैलेंस क्रिएट किया हुआ है, लेकिन भाई बड़ा खतरनाक काम, आलमी रिकॉर्ड इन्होंने कायम किया है। हाँ। और बड़ा अमेजिंग। अच्छा, मैंने स्टोरी पढ़ी और मेरे माइंड में कुछ और इसका इमेज आ रहा था, बट अब मैं देख के हैरान रही हूँ कि किस तरीके से इन्होंने ये कारनामा सर अंजाम दिया। अप्रिशिएट तो करते हैं, बट इस तरह के काम जो है वो एहतियात से भी करने चाहिए, बिकॉज आप फिजिकली भी माजूर हो सकते हैं या आपकी जान भी जा सकती है, अल्लाह ना करे, बट स्टिल। जी हरमीत। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन अगर हम देखें तो इसके लिए इन्होंने काफी अरसा से लगता है कि प्रैक्टिस की, और जिस तरह आप देखें जिस तरह बैलेंस रखा हुआ है, जो ऊपर वाला इनका जो भाई है भैया, और नीचे जो देखें तो ये वजन उठाना भी बड़ा मुश्किल काम है और वजन को मेंटेन करना भी बड़ा मुश्किल है, बट ये करके गए। तो ये एक टास्क है, एक बहुत मुश्किल काम है कि आप अपना रिकॉर्ड अपने नाम करते हैं, पूरी दुनिया को बताते हैं कि भैया हम किसी से कम नहीं है। तो ऐसे में आपको बहुत कुछ जतन करने पड़ते हैं इसके लिए। यस, बिल्कुल। और हमारी डेली डोज की लास्ट स्टोरी जनाब, हमारे बड़े जबरदस्त किस्म के क्या कह रहे हैं, सिंगर, मौसीकार, गुलकार जो अब भारत चले गए हुए हैं, अदनान समी खान, उनके बेटे अजान समी खान, इनका बहुत जल्द एक एल्बम रिलीज हो रहा है जो कि 12 गानों पर मुश्तमिल है। एल्बम का नाम है मैं तेरा, और इसका एक 3rd सॉन्ग रिलीज हुआ है जो कि है एक लम्हा। अच्छा, यहाँ पर तो चलें ये एक स्टोरी बन गई कि हम आपको अपडेट करना चाह रहे थे कि अजान समी खान का ये गाना आ चुका है इनफैक्ट, और ठीक है, बट इसमें जो मेन चीज है वो ये है कि कराची, पुराना कराची इसमें दिखाया गया है। 1960s में जो कराची था वो इसमें पिक्चराइज किया गया है, एंड विच इज़ वेरी अमेजिंग। मैं अपने प्रोड्यूसर साहब से भी कहूँगी इसके कुछ विजुअल्स हमारे व्यूअर्स के साथ इस वक्त शेयर करें, ये भी आप देख भी रहे हैं। बिल्कुल, तो ये इस वक्त अजान समी खान ने अपने पहले एल्बम के 2 गाने पहले ही जारी किए हैं, जिसके बाद अब 7 माह के बाद एल्बम का 3रा गाना है और एक लम्हा रिलीज कर दिया गया है, और इसमें माया खान है जिसके साथ वो बड़े इंटीमेसी और रोमांटिक अंदाज में हमें नज़र भी आ रहे हैं। और इसकी खुसूसियत ये है कि इसमें 1960s का कराची दिखाया गया है, लाइक पुराना कराची। जी हरमीत। यानी बिल्कुल बहुत मुश्किल काम है। हमने एक मूवी देखी थी जिसमें बहुत सारी ऐसी मूवी आई जिसमें कोशिश ये होती है कि कोई 40 का जमाना दिखाया जाए, 70 का दिखाया जाए, तो सारा सेट बदलना ये बहुत मुश्किल काम होता है। और अगर गाने के लिए फिर पाकिस्तान में अगर ऐसा किया है गया है तो बड़ा कमाल किया गया। और अगर आप देखिए इस विजुअल में तो हमें वो गाड़ियां नजर आती हैं जो 90s में हुआ करती थी, खैर अभी भी कभी हमें नजर आ जाती है, लेकिन बहरहाल भरमार नजर आ रही है। और साथ में जो ड्रेसिंग है लोगों की वो भी 90s के दौर की, और वो सारा जो चलने फिरने का ढंग है, क्योंकि बहुत सारी चीजें जिंदगी जितनी तेज होती चली जा रही है उस तरह चीजें भी बदलती जा रही हैं। तो देखो तांगे के साथ साथ एक अलग लाइफस्टाइल, और फिर उसमें विजुअल में जिस तरह दिखाई दे रहा है, तो बड़ा कमाल तरीके से इसको किया गया इस गाने को। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह फिल्माया गया इस गाने को, तो उसी तरह ये कामयाबी के जो वो है, जाहिर बात है कामयाबी जरूर मिलेगी, क्योंकि इस तरह काम अगर इस पर हुआ है, और लग तो बड़े मजे का रहा है। क्योंकि अदनान सामी की बात की जाए तो सोशल मीडिया पे काफी कि वीडियोस या उनके बारे में काफी चीजें वैसे भी गर्दिश करती रहती है, लेकिन बेटे उनके आ गए हैं तो उनके लिए भी बड़ी अच्छी बात है। शुरुआत कंट्रीब्यूशन है कमाल की हो जाती है, तो बड़ी कंट्रीब्यूशन जो है वो इनकी वालदा की तरफ भी होनी चाहिए। चूंकि अदनान समी खान का तो जिक्र आ जाता है, लेकिन हकीकत यह है कि वो तो छोड़ के चले गए थे, अलहदगी हो गई इनकी आपस में। ज़ेबा बख्तियार जो मेजर बन गए ना, हाँ, वो तो इंडियन हो गए, वो वहां जाके बस गए, और इनकी पता नहीं मुलाकातें कितनी हुई हैं इसके साथ, अजान के साथ या नहीं, सिर्फ एक रूहानी तौर पे रिश्ता रह गया बाकी। तो ज़ेबा ने बहुत जिस तरह से इसकी परवरिश की है, जिस तरीके से इसकी तालीम दी है, इसको मेरे ख्याल में उसको अप्रिशिएट ना करना बड़ी ज्यादती की बात होगी। बाकी जो है ना एल्बम, उसमें गाने जो है उसमें कमाल किया, माया, ढोलना, जादूगरी, आशिकी, मेरे सजना रे, ये गाने और भी शामिल हैं।
बाय बाय सैलून, हेलो एंड फ्रेंड्स। तो जनाब ख़वातीन, जिस तरह से हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और ये तमाम ख़वातीन इससे अग्री भी करेंगी कि बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होती हैं अनवांटेड हेयर को लेकर। सो इसके लिए बहुत क्विकली कोई चीज़ होनी चाहिए जो फटाफट, अगर आपको जल्दी से कहीं जाना है सो आप उसको अप्लाई करें और फटाफट से आपके जितने भी अनवांटेड हेयर हैं उनसे छुटकारा पाया जा सके। बिकॉज आजकल का टाइम बहुत ज़्यादा बिजी है और इस बिजी टाइम में, इस बिजी शेड्यूल में किसी सैलून पर जाना, उसके लिए आपको फिर बहुत ज़्यादा टाइम निकाल कर जाना पड़ता है। फिर वहाँ जाके जब आप मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स करवाते हैं जिनका हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, ये ट्रीटमेंट्स बेसिकली एक तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, प्लस पेनफुल भी होते हैं। और जब आप इनको बार बार करवाते रहते हैं तो आपकी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा डल हो जाती है, ब्लैकिश हो जाती है, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा लूज भी हो जाती है। और बहुत सी ख़वातीन जो उस वक्त मुझे देख भी रही होंगी इस चीज़ से अग्री करेंगी कि अगर आप वैक्सिंग बहुत ज़्यादा करवाएं तो आपकी स्किन डल भी हो जाती है और लूज भी हो जाती है, जिसको हम कहते हैं कि ढलक जाती है। सो इसके लिए हमें अब करना क्या है? इसके लिए हमारे पास कोई ऐसा फॉर्मूला, ऐसी क्रीम होनी चाहिए जिसको आप क्विकली यूज़ कर सकें, लाइक लेस देन 5 मिनट्स हो, और उसके अलावा ऑब्वियसली आपके टाइम की बचत भी होगी, आपकी स्किन भी ज़बरदस्त रहेगी। सो इसके लिए एनफ्रेंच इज़ दी बेस्ट क्रीम। ये क्रीम में भी अवेलेबल है, ये लोशन में भी अवेलेबल है, इनफैक्ट ये साशे में भी अवेलेबल है। तमाम ख़वातीन की सहूलियत को मद्देनज़र रखते हुए इसको तीनों चीज़ों में अवेलेबल किया गया है। और इसमें होगा क्या कि जब आप एनफ्रेंच अप्लाई करेंगे अनवांटेड हेयर, अगर आपको उनसे छुटकारा पाना है, सो इसमें आप लेस देन 5 मिनट इसको अप्लाई करें और उसके बाद लेस देन 5 मिनट्स आप इसको रिमूव करेंगे तो आपके गैर ज़रूरी जितने भी बाल हैं वो चले जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। इसके अलावा इसमें शामिल है फ्लोरल फ्रेग्रेंस, रोज़ की खुशबू इसमें है। बिकॉज हम नॉर्मली मतलब हम थोड़ा सा पहले चले जाएं, थोड़ा पुराने वक्त को देख लें, उस टाइम पर जितनी भी हेयर रिमूविंग क्रीम्स आती थी उनकी स्मेल बहुत ज़्यादा बुरी होती। लिटरली मैंने भी कुछ उसमें इस्तेमाल की हुई हैं, जो अगर आप वो खोलते ही थे, उसके कैप खोलते थे तो वो बहुत ज़्यादा बैड स्मेल होती थी। सो इसमें बेसिकली इसके फॉर्मूला में शामिल है गुलाब की खुशबू से ऑब्वियसली एक अच्छी फ्रेग्रेंस आपको फील होगी। और इन तमाम चीज़ों के अलावा इसके फॉर्मूला में शामिल है बेबी ऑयल और मॉइस्चराइज़र। और ऑब्वियसली जिस चीज़ में भी शामिल होगा बेबी ऑयल एक अच्छा वाला और मॉइस्चराइज़र शामिल होगा, सो जब भी आप इसको अप्लाई करेंगे सो उससे आपको एक बड़ी सिल्की स्मूथ सी फील आएगी। सो दिस इज़ एक्चुअली वेरी गुड। अब आपको सैलून जाने की ज़रूरत नहीं है, तमाम काम अपने घर में कर सकते हैं और बड़े वक्त कम वक्त में कर सकते हैं। इसके साथ साथ एनफ्रेंच जनाब आपके लिए ला रहा है, जितनी भी ख़वातीन मुझे इस वक्त देख रही हैं, कीमती और ढेरों इनामात जीतने का मौका। सो इसके लिए आपको करना क्या है? इसके लिए आपको करना ये है कि 20 सेकेंड्स की वीडियो हमें आपने व्हाट्सएप करनी है विद दिस एनफ्रेंच। और जब आप रहेंगे, नंबर मैं आपके सामने रिपीट कर देती हूँ, नंबर इस वक्त आप पब्लिक न्यूज़ की स्क्रीन पर भी देख सकते होंगे। 030693194749 030693194749 इज द नंबर। इस पर आपने 20 सेकेंड्स की वीडियो हमें भेजनी है। एनफ्रेंच के साथ हम आपकी वो वीडियो अपने मॉर्निंग शो में भी दिखाएंगे और इसके साथ साथ आप ढेरों और कीमती इनामात भी जीत सकते हैं। सो दिस इज़ दी बेस्ट ऑप्शन अगर आप अपने टाइम को महफूज करना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं, अगर आप पेनफुल प्रोसीजर्स और ट्रीटमेंट से बचना चाहते हैं, इसके साथ साथ अगर आप एक ऑब्वियसली महकती और अच्छी खुशबू चाहते हैं, सो इसके लिए एनफ्रेंच का जो फार्मूला है बहुत ज़बरदस्त फार्मूला है। इसके कुछ इंग्रेडिएंट्स मैं दोबारा से रिपीट कर दूं, जिन लोगों ने अभी हमें ज्वाइन किया है सो उनको पता हो कि इसमें शामिल क्या क्या है। कि बेसिकली एनफ्रेंच का नया फार्मूला है और जो नया फार्मूला है बहुत ज़बरदस्त किस्म का फार्मूला है। पर्सनली मैं भी यूज़ कर चुकी हूँ, यूज़ करने के बाद ही मैं अपने तमाम व्यूअर्स को रिकमेंड कर रही हूँ। लेस देन 5 मिनट्स टाइम, तो आपके वक्त की बचत हो गई। वक्त की बचत के साथ साथ आपकी सिल्की और स्मूथ स्किन हो गई और इसके साथ साथ फ्लोरल फ्रेग्रेंस, रोज़ फ्रेग्रेंस, वो भी आपको बड़ा ज़्यादा महसूस करेगी तमाम ख़वातीन को। सो अब आप सब ने कहना है बाय बाय सैलून एंड हेलो एंड फ्रेंड्स। सो अभी हम शो में आगे बढ़ेंगे और हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट और जो नेक्स्ट स्टोरी है, हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। नस्ला टावर से मुतालिक अपडेट्स ली गई। कमिश्नर कराची ने इस मौके पर कहा कि 400 मजदूर जो हैं वो इस वक्त नस्ला टावर गिराने में मसरूफ हैं और इसके साथ साथ 5 फ्लोर्स गिराए जा चुके हैं। चीफ जस्टिस ने 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया है कि तमाम इमारत जो है वो 1 हफ्ते में मुनहदम कर दी जाए। हरमीत का जरा रुख कर लेते हैं, उसके बाद जरा बेहतर और जामे इंफॉर्मेशन होगी। जी हरमीत।
जी बिल्कुल रोमा, अगर हम देखें तो कई बार मेरे ख्याल में तीसरी मरतबा है जो चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब जो है वो हुक्म दे रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि कराची की जो इंतजामिया है वो उसी तरह काम की अगर हम बात करें तो पहले तो मसला ये था कि वहां के जो मकीन थे उनकी जानिब से भी मसला था, लेकिन अब जब दफा 144 नाफिज हुआ है तो उसके बाद रुकावट क्या वजूहात है, क्या ये सारी चीजें मेरे ख्याल में काशिफ मुनीर साहब हमारे साथ अगर है तो हम उनसे भी जानेंगे कि क्या वजूहात है कि अब तक अगर काम हो रहे, क्योंकि कल जिस तरह गुलजार अहमद साहब ने ये कहा कि 400 आदमियों से एक बिल्डिंग गिराई नहीं जा रही, हालांकि हमने देखा है कि विद इन मिनट्स जो है कई ममालिक में बल्कि कई इलाकों में यहाँ पे भी ऐसा हमने देखा है कि बिल्डिंग जो है वो गिरा दी जाती है। लेकिन अगर हम नस्ला टावर की बात करें तो इस पर खसूसन जो है काफी दफा बहस हुई और काफी सबब बात हुई, और कल भी जो है उस पर जो सिंध इंतजामिया उनकी सरजनिश भी हुई है। तो मेरे ख्याल में अगर काशिफ मुनीर साहब है तो उनसे जान लेते हैं कि क्या वजूहात है, जो शहरी है उनको। जी काशिफ है हमारे साथ, काशिफ हमारे साथ काशिफ, जी हरमीत काशिफ हमारे साथ आगे चलकर मौजूद होंगे। अभी हमें ज्वाइन करें तलहा मखदूम। सो तलहा, आपने सुन भी लिया और ऑब्वियसली आप इस केस को फॉलो भी कर रहे हैं, जरा बताइएगा कि चीफ जस्टिस ने जो अहकामात जारी किए, अभी तक जो बिल्डिंग का काम है, नस्ला टावर मुनहदम करने का काम है, वो कहां तक पहुंचा है? जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये तीसरी बार जो है वो अहकामात नाज़िर जो है वो जारी किए हैं कि नस्ला टावर को एक हफ्ते के अंदर जो है वो मस्मार कर दिया जाए। नस्ला टावर पे बार बार जो है वो इंतजामिया एक्शन जो है वो ज़रूर ले रही है, तेज़ी भी दिखाती है कि एक्शन लिया जा रहा है, लेकिन कल कमिश्नर कराची की जानिब से सुप्रीम कोर्ट पर एक रिपोर्ट पेश की गई है कि जो नस्ला टावर का स्ट्रक्चर है उसको मुकम्मल तौर पर अंदरूनी तौर पर तोड़ा जा चुका है और 5 फ्लोर जो है वो गिराए जा चुके हैं। अगर मैंने अब्दुल्ला आपको दिखाएं कि ये नस्ला टावर है कि जो इसका स्ट्रक्चर है वो रिपोर्ट की जो है वो बिल्कुल बरक्स है। अब तक खाली 2 फ्लोर गिराए जा चुके हैं। 5 फ्लोर की जो रिपोर्ट पेश की गई है कल सुप्रीम कोर्ट में, वो ऐसा लगता है कि वो गलत बयानी है, गलत रिपोर्ट पेश की गई है, या क्या वजूहत है जो कमिश्नर कराची की जानिब से जो है वो दावा किया जा रहा है कि 5 फ्लोर इसके तोड़ दिए गए हैं, लेकिन जो रियलिटी है वो ये है कि 2 फ्लोर इसके तोड़े जा चुके हैं और 400 मजदूर जो काम कर रहे हैं वो 1 माह से काम कर रहे हैं, लेकिन 1 माह के दौरान मशीनरी भी हैवी इस्तेमाल की गई, मजदूर भी बड़ी तादाद में इस्तेमाल किए गए, लेकिन नस्ला टावर इंतजामिया के लिए गले की हड्डी भरी हुई है, ना वो निकल पा रहे हैं ना वो उगल पा रहे हैं, ना इस पर जो है वो मुकम्मल तौर पर तोड़ रहे हैं, ना इसको जो है वो अब तक जो है वो ये बता पा रहे हैं कि हम इसको तोड़ नहीं सकते। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने मामनत की जो है वो पेशकश की थी कि हम इस पर किरदार अदा कर देते हैं, लेकिन सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पे कल कमिश्नर कराची की जानिब से जो है वो अदालत को बताया गया कि वो जो है वो काम में मदाखलत कर रहे हैं। जब मीडिया जो है वो इस हवाले से बात करता है कि जी काम नहीं हो रहा, जो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हैं उन पर जो है उसके मुताबिक काम नहीं हो रहा, बहुत सुस्त रवि का शिकार है, तो कल जो है वो कमिश्नर कराची की जानिब से एक चैनल के रिपोर्टर को जो है वो बताया गया कि वो जो है वो मदाखलत कर रहे हैं, वो मदाखलत सिर्फ इस मकसद के लिए कर रहे थे कि काम नहीं हो रहा, लेकिन जो है वो रंग पेश किया गया है, रिपोर्ट पेश की गई है, वो बिल्कुल जो रियलिटी है उसके बरक्स की गई है। जी तलहा, ये बताइए कि जो कमिश्नर कराची, जी हरमीत, जी अच्छा, वो ये है कि वो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि कमिश्नर कराची को कि ऐसी बिल्डिंग बाहर के मुल्कों में होती हैं तो उनको घंटे के अंदर या 2 घंटे के अंदर गिरा लिया जाता है, और हमारे यहाँ भी पहली खबरें ये आई थी कि इसको धमाका करके फौरी तौर पर गिरा लिया जाएगा, ऐसा क्यों मुमकिन नहीं हुआ? जी मैं आपको इसके हवाले से बता दूं, इसमें जो है वो मुख्तलिफ जो है वो निजी कंपनी से जो है वो कांटेक्ट किया गया था, जिन्होंने अपने प्रपोजल भी जो है वो पेश किए थे, बाकायदा प्रेजेंटेशन दी थी कमिश्नर कराची को, जिन्होंने एक जो है वो दुबई की कंपनी थी जिसने जो है वो अपनी प्रेजेंटेशन पेश की थी, उसको फाइनलाइज भी काफ़ी हद तक कर लिया गया था कि उसको जो है उस कंपनी के जरिए इसको लाइट डेटोनेशन के जरिए इसको मस्मार किया जाएगा, जमीबोज किया जाएगा, लेकिन कुछ जो है वो इदारों की जानिब से जो है वो उस पर बताया गया कि ये नुकसानदेह साबित हो सकता है, क्योंकि नस्ला टावर के साथ ही एक जो है फ्लाईओवर मौजूद है जिसके पिलर्स को नुकसान हो सकता है, लाइट डेटोनेशन के जरिए उस पर जो धमक आएगी उसके जरिए उस फ्लाईओवर को नुकसान हो सकता है, जबकि अतराफ में जो उसके बिल्डिंग्स हैं उनको नुकसान हो सकता है। इस वजह से इस फैसले को जो है वो रद्द किया गया और इसको मैनुअली तरीके से जो रिवायती तरीका है उसके जरिए मजदूरों के जरिए और मशीनरी के जरिए तोड़ने का फैसला किया गया। लेकिन जो अगर मशीनरी के जरिए इससे पहले भी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी तोड़ती आ रही है, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई करती है तजावुज़ात के खिलाफ या गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ,
तो एक फ्लोर उनके लिए यौमिया बुनियाद पे एक फ्लोर तोड़ना कोई मुश्किल बात नहीं होती, लेकिन इस इमारत को तोड़ते हुए कोई 2 माह का अरसा जो है वो होने वाला है, लेकिन इस इमारत का अब तक 2 माह में सिर्फ 2 फ्लोर गिराए जा सके। जी हरमीत। अच्छा तला, अगर हम देखें तो यहाँ पे 3 दफा जो है ये हुक्म सादिर फरमाया है मौजूद चीफ जस्टिस साहब की जानिब से, और हुक्म की हुक्मदूली जो है वो नहीं हो रही। वजूहात क्या है? अगर हम लोगों की बात करें तो पहले लोग जो है वो मकीन जो है वो रुकावट बन रहे थे, लेकिन अब दफा 144 नाफिज की गई है। तो ये सिंध इंतजामिया गोलियां क्यों करा रही है, सुप्रीम कोर्ट को करा रही है? तो इसकी वजूहात क्या है? जब मीडिया वाले रिपोर्ट करते हैं तब भी वो बरहमी का हम देखते हैं कि सिंध इंतजामिया जो है वो मीडिया पे इल्जामात लगाना शुरू, लेकिन रियलिटी आप दिखा रहे हैं हमें कि अभी भी जो है 5 मंजिल की रिपोर्ट पेश की गई है, लेकिन अभी तक गिराए सिर्फ 2 गए। इसकी वजूहात क्या है? जी असल मसला ये है कि इस पे जो अब तक जो है वो समझ में आया है, कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे हैं, बाकायदा सिंध गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर जो है वो हायर कर चुकी है, कॉन्ट्रैक्टर मजदूर भी लगा चुका है, लेकिन कुछ प्रेशर है। जैसे कि आपने बाद में देखा होगा कि आबाद एक जो पूरी पाकिस्तान का एक एसोसिएशन है बिल्डर्स की, उसकी जानिब से एक बड़ा प्रेशर देखा गया, उसकी जानिब से एक प्रोटेस्ट किया गया, उसकी जानिब से एक कॉन्फ्रेंस की गई कि आबाद को जो है वो ना तोड़ा जाए, उनके जो है इसको कोई और तरीके से रेगुलाइज कर दिया जाए। वो प्रेशर है, कुछ पॉलिटिकल प्रेशर है। आबाद जो है वो एक बड़ा मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज का बहुत बड़ा डोनर है अगर उसको कहा जाए, तो इसकी वजह से भी जो है आबाद का प्रेशर को जो है वो एकदम खातिर ख्वाह रखते हैं, उसको जो है फौरन रद्द नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो कई मामलात में पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो है वो मावनत करता है। इस वजह से आबाद के प्रेशर को काफ़ी खासा जो है वो अहमियत दी जा रही है, जिसकी वजह से इस ऑपरेशन को स्लो रखा जा रहा है। कल जो है वो एक हुक्म सामने आया है कि इस ज़मीन को अदालत जो है वो अपने कब्जे में ले रही है, जो कि इसको मसमार होने के बाद वो क्योंकि इसकी पेमेंट्स इसके जो अलाटीज़ थे उनको नहीं हो रही, इस वजह से कुछ पेमेंट्स के इशू है कि कौन कराएगा अलाटीज़ को, कौन पैसे दिलवाएगा। बिल्डर अब तक यहाँ मौजूद है लेकिन बिल्डर पैसे नहीं देता, आबाद उसमें कोई किरदार अदा नहीं करता। मैं आबाद के हवाले से मैं आपको बता चलूँ कि आबाद असल में गारंटर होता है अलाटीज़ और बिल्डर के दरमियान का, लेकिन बिल्डर इस टाइम जो आबाद अपना किरदार अदा कर रहा है वो बिल्डर की तरफदारी कर रहा है। जो अलाटीज़ है उनकी पेमेंट दिलाने के लिए कोई किरदार अदा नहीं कर रहा, वो अपनी बिल्डिंग बचाने के लिए तो किरदार अदा करता है। अगर एक सवाल यहाँ पे करना चाहूंगा आपसे तला। जी हरमीत जी तला, अगर हम देखें तो ये तशवीश बिल्डर्स में भी पाई जा रही है जो खरीदार है, क्योंकि जमा पूंजी होती पूरी सारी जिंदगी की, वो अगर कोई जगह में इन्वेस्ट कर लेता है, अचानक उसका हुक्म हो जाता है कि उसको गिराना है, तो ऐसे में तशवीश दोनों में पाई जा रही है। तो क्यों सिंध हुकूमत एक ऐसा मैकेनिज्म नहीं बनाती कि जो साइन है, जो जगह है, जो लीगल जगह है वो उनको दी जाए, ताकि बिल्डर को भी ये मसला सामने ना आए और सामने जो मकीन है, जो लोग खरीदार हैं, उनको भी ये मसला फ्यूचर में मुस्तकबिल में सामने ना आए? ऐसा कोई मैकेनिज्म बनाया जा रहा है सिंध हुकूमत की जानिब से? बिल्कुल, आबाद की तरफ से डिमांड तो बिल्कुल की गई है कि कोई एक ऐसा इदारा बनाते हैं जिससे हम एनओसी लें, उसके बाद वो उसको कोई जो है वो इदारा या कोई फैसला उसको गैर कानूनी करार नहीं दिया जा सके। इस पे हवाले से गवर्नर सिंध हो, वज़ीर आला सिंध हो, इससे आबाद का डेलीगेशन में मुलाकात भी कर चुका है, जिनको यकीन दहानी कराई गई है कि तमाम इमारतों को हवाले से एक जो है वो बिल भी सामने आने वाला है, जिसमें जो है वो तमाम इलीगल बिल्डिंग्स जो है इनको रेगुलराइज करने के लिए एक बिल जो है वो पेश किया जाएगा, जिसमें तमाम जो इलीगल बिल्डिंग्स बन चुकी हैं उनको रेगुलराइज कर दिया जाए। लेकिन उसमें ये बताया गया है बिल में कि आइंदा कोई ऐसी इलीगलिटी जो इलीगल बिल्डिंग कोई सामने आती है या इलीगल कंस्ट्रक्शन सामने आती है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई जाएगी। लेकिन ये तमाम कार्रवाइयाँ तो अपनी तरफ एक तरफ है, लेकिन जो इस इमारत को गैर कानूनी तौर पर अप्रूवल देने वाले अफसरान हैं या इदारे हैं, उनके खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई ना सिंध हुकूमत ने की है, ना इंतजामिया ने की है, ना ही कोई अदालती फैसले में कोई चीज़ सामने आई है कि जो जिम्मेदार हैं इसके अफसरान, चाहे वो सिंधी मुस्लिम सोसाइटी हो, कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी हो या सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हो, जिसने इसकी बिल्डिंग प्लान की अप्रूवल दी है, उस पर अब तक जो है वो कोई जिम्मेदार के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है। अच्छा, एक तरह जो मैंने पढ़ा उसके मुताबिक तो ये है कि अदालत ने ये हुक्म दिया है कि जो जिम्मेदार है उनके खिलाफ भी मुकदमे दर्ज किए जाएं। इसका मतलब यह है कि मुस्तकबिल करीब में हम ये देखेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होते हुए। अब जरा ये बताइए कि कल मुर्तज़ा वहाब का आपने देखा होगा कि जो अदालत में अदालत ने बड़ा बरहमी का इजहार किया, उन्होंने गुस्सा खा गए, उन्होंने कहा कि क्या सियासत छोड़ दें, सियासत अगर मतलब इतनी बुरी चीज़ है। तो जब अदालत ने उनसे ये कहा कि सियासत ना करें, ये आपकी जिम्मेदारी है इस बिल्डिंग के ऊपर, और फिर और भी बहुत सी बिल्डिंग्स और पार्क्स का जिक्र आया है कि जिनके ऊपर नाजायज कब्जे हुए हुए हैं, तो उस हवाले से भी जरा बताइए।
जी मैं आपको बता चलूं कि शहर में इस वक्त 30,000 एकड़ ज़मीन है जो कि सरकारी है या रफाई है, जिन पे जो है वो अस्पताल, पार्क, स्कूल बनने हैं, डिस्पेंसरीज बननी है, उन पे 30,000 एकड़ ज़मीन है जो कि कब्ज़ा है। ये मुख्तलिफ फोरम्स पे जो है वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध इसको एडमिट कर चुकी है कि ये कब्ज़ा ज़रूर है, लेकिन उस कब्ज़े को छुड़ाने के लिए कोई इक़दाम सामने नहीं आते। जब कोई जो है वो अदालत को ये हुक्म देती है, तो जैसे नस्ला टावर है, गटर बागीचे की हम बात कर लें या अलबारी टावर की बात कर लें, तो उस पर इंतज़ामिया फुर्तियाँ दिखाती है रिपोर्ट पेश करने तक की हद तक, लेकिन उनको जो है वो खाली नहीं कराया जा रहा। चाहे आप जो आउटस्कर्ट्स एरिया है कराची का उसकी बात करें तो उस पर जो है वो हज़ारों एकड़ ज़मीन जो है सरकारी लैंड है, जिसकी जो है वो रेवेन्यू की ज़मीन है, उस पर कब्जे का सिलसिला निजी जो है वो हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाई जा रही है कब्जे कर करके, जिनको बाद में जो है वो उनको केस सामने आते हैं कि ये गैर कानूनी है, उसमें जो आम शहरी है वो मुतासिर होता है, उसके पेमेंट जो है वो लग जाती हैं, अरबों रुपए पेमेंट लग जाती है, लेकिन उसके लिए सिंध हुकूमत की तरफ से कोई काम होता नजर नहीं आता कि उनको कब्जे को जो है वो रोका जाए या ऐसी निजी हाउसिंग सोसाइटी जो सरकारी ज़मीन पर लॉन्च कर दी जाती है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए। अच्छा तलहा, इस हवाले से भी आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से अभी 2 माह हो चुके हैं बट अभी तक बिल्डिंग को पूरे तरीके से गिराया नहीं जा सका। चीफ जस्टिस साहब ने तो कह दिया 1 हफ्ते में गिराया जाए। आपको क्या लगता है प्रैक्टिकली, क्योंकि आप फील्ड में मौजूद हैं इस वक्त, ये बताइएगा आपको जो सिचुएशन है वो देखते हुए लग रहा है कि ये 1 हफ्ते का काम है, मुकम्मल हो जाएगा, या ये एक्सटेंड भी हो सकता है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि अब इससे पहले जब सिटिंग हुई है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की कराची रजिस्ट्री में, उससे पहले उस वक्त भी जो है वो इसका काम तेज़ी किया गया। तमाम जो एलिवेशन था, जो इसके पार्टीशन की दीवारें थी, उनको बहुत तेज़ी के साथ तोड़ा गया। अब फिर जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की बैठक हुई भी है कराची रजिस्ट्री में, उसके दौरान दोबारा काम एक दफ़ा तेज़ कर दिया गया है। जब तक चीफ जस्टिस कराची में रहेंगे, ये इंतजामिया और जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनको काम तेज करने की हिदायत कर दी जाती है। थैंक यू तलहा। मैं ख्याल में रोमा ब्रेक लेते हैं। बिल्कुल, अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहेंगे। व्यूअर्स, लाहौर हाई कोर्ट ने तहफ़्फ़ुज़ वालिदैन ऑर्डिनेंस 2021 का जो कानून है उसकी तशरीह से मुतल्लिक तहरीरी फैसला जारी किया है, और इस तहरीरी फैसले में ये कहा गया है कि अगर बच्चे वालिदैन को घर से बाहर निकालेंगे सो बच्चों को जुर्माना भी होगा, सज़ा भी होगी, और इसके साथ साथ ये जो तमाम काम है ये फेल है, इसको जुर्म करार दिया गया है। वालिदैन बच्चों को घर से बाहर निकाल सकते हैं, बट बच्चे चाहे अपना घर हो, चाहे किराए का घर हो या पेरेंट्स का घर हो, बच्चे पेरेंट्स को घर से बाहर नहीं निकाल सकते। इस वक्त माहिर कानून बैरिस्टर वकास अब्रेज हमें शो में ज्वाइन करें। वकास, थैंक यू सो मच, वेलकम टू आवर शो। वकास, ये बताइएगा तहरीरी फैसला, इसके ऑब्वियसली एक तो कुछ इंट्रो में मैंने बातें बता दी, बट इसको जरा हमारे व्यूअर्स के लिए वाज़ेह कीजिएगा कि इसमें क्या क्या बातें कही गई हैं। Thank you so much for taking my perspective on such a important issue. सबसे पहले तो ये जो लैंडमार्क जजमेंट है लाहौर हाई कोर्ट की, आई मस्ट एडमायर एंड अप्रिशिएट दिस जजमेंट, चूंकि 9 मई 2021 को तहफ़्फ़ुज़ वालिदैन के हवाले से एक ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से नाफिज किया गया, जिसका मकसद या मतवानजर ये था कि पाकिस्तान के अंदर जो वालिदैन के हकूक हैं, जिनकी इज्जत है, तकरीम है, उसको इंटैक्ट रखने के लिए कोई ऐसा कानून बनाया जाए कि अगर बच्चे उनको ओल्ड एज के अंदर या किसी भी उम्र के अंदर या उनकी बीवी उनको घर से निकालती है, अविक्ट करती है, चाहे वो उनका अपना घर हो, चाहे वो उनकी बीवी का घर हो, चाहे वो किराए का घर हो, तमाम सूरत हाल में अगर वालिदैन को अविक्ट किया जाता है तो उस हवाले से सेक्शन 3 इसके अंदर रख दिया गया, जिसकी 1 साल सजा और 7 जुर्माना है। जो गुज़िश्ता रोज लाहौर हाई कोर्ट का एक फैसला था, वो फैसला इसी चीज की अहम तरीन कड़ी थी। इसी कानून को मजीद एलैबोरेट किया गया, एक्सप्लेन किया गया बाय लाहौर हाई कोर्ट, और ये तमाम तर चीजें वज़ा तौर पे बयान कर दी गई कि अगर कोई भी बच्चा अपने वालिदैन को विक्ट करता है, घर से निकाल देता है, तो सेक्शन 3 के तहत डिप्टी कमिश्नर भी कार्रवाई कर सकता है, और एट द सेम टाइम वो पेरेंट्स जो हैं वो सेशन कोर्ट में जाकर दरखास्त दायर कर सकते हैं, एक पटिशन फाइल कर सकते हैं और कोर्ट से इस्तदा कर सकते हैं जो तहफ़्फ़ुज़ वालिदैन ऑर्डिनेंस है उसके तहत के उनकी जो वहां पे स्टे था, उस घर के अंदर जो रहाइश थी, उसको दोबारा से रिस्टोर किया जाए। सो आई बिलीव के जो 9 मई 2021 को ये ऑर्डिनेंस नाफिज किया गया, आल दो के ये सबसे मुख्तसर तरीन कानून है पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर, जो 4 सफ़ात और 8 दफात पे मुश्तमिल है, लेकिन
इतना जामिया, मुदल्लल और इतना पुरतसीर कानून पाकिस्तान की तारीख में बहुत कम मिलते हैं। अच्छा वकास, ये बताओ कि वाकया तो अच्छा वकास, जी हरमीत जी जी, अच्छा वकास, अगर हम देखें तो जो रिपोर्ट्स आई है, अगर हम देखें तो वर्ल्ड जस्टिस की जो रिपोर्ट आई है उसमें तकरीबन पाकिस्तान में कानून पर अमल दरामद ना करने का जो इंडेक्स है वो तकरीबन 130 है, 134 अफगानिस्तान आ जाता है। तो अब क्या तरीका, क्योंकि कवानीन बहुत सारे पाकिस्तान में बने, ट्रांसजेंडर के हवाले से भी बने, अब ये कानून भी आ गया, बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे बच्चों के हवाले से भी हैं, लेकिन इस पर अमल दरामद कैसे इसको यकीनी बनाया जाए, क्या तरीकाकार होना चाहिए? वैसे देखें, इसी कानून के सेक्शन 6 के अंदर डिप्टी कमिश्नर की ये लायबिलिटी है, उसकी जिम्मेदारी है कि कोई भी पेरेंट अगर उसको आके कोई एप्लीकेशन देता है कि उसके बच्चे उसको घर से निकालना चाहते हैं या घर से निकाल चुके हैं, तो वो उनके वालिदैन की एप्लीकेशन पर उन बच्चों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के अंदर ये चीज एनंसिएट कर दी गई है कि 1 महीने तक कोर्ट उसको सजा दे सकती है, एट द सेम टाइम 50,000 तक जुर्माना किया जा सकता है। एंड दिस इज अ वेरी हेल्दी जेस्चर के इस कानून को बने हुए भी 5 से 6 माह गुजरे और कोर्ट्स ने बड़ा एक्टिवली और कर्जियसली इसको इन्फोर्स करने के लिए तमाम तर इकदाम और मेयर्स को इंश्योर किया, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे कवानीन हैं जो साल है, बल्कि पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस से पहले भी चलते आ रहे हैं। लेकिन जो आपने बात की वर्ल्ड जस्टिस की रिपोर्ट, जिसमें पाकिस्तान को 139वें नंबर से 130 पे प्लेस किया गया, उसके मुताबिक लॉ की इन्फोर्समेंट, इसकी इंप्लीमेंटेशन पाकिस्तान में ना होने के बराबर है। लेकिन इस तरह के अगर फैसले आए और इस तरह के कवानीन पे अमल दरामद करवाना शुरू कर दिया जाए, तो मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान जैसे माशरे जहां पे वालिदैन की इज्जत, उनके तकद्दस, उनकी तकरीम का बचपन से हमें पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, और इस कानून में जो सबसे खूबसूरत बात है वो ये है कि इसके गराजो मकासद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही बुखारी की हदीस को भी इसके अंदर रवायत दी गई, कुरान पाक की आयत को भी इसके अंदर एक्सप्लेन किया गया कि वालिदैन की इज्जत, उनकी तकरीम हर शख्स पे लाज़िम व मलज़ूम है। तो इसकी इन्फोर्समेंट के लिए अगर कोर्ट्स इस तरह काम करे, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज इस तरह काम करे, डिप्टी कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह काम करे, तो ये पाकिस्तान में बड़ा एक हैप्पी ओमन है कि हमारे जो ओल्ड हाउसेस हैं उनका सद्देबाब और कला कमा किया जाए, और वालिदैन जो बच्चों को पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, उनके लिए गर्मी, सर्दी, धूप की सोहबतें बर्दाश्त करते हैं, उनके लिए भी एक सेफ कॉर्नर प्रोवाइड करता है ये लॉ। और पाकिस्तान की अदालतें अगर इस तरह के फैसले दें, तो मैं ये समझता हूं कि वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट, जिसमें पाकिस्तान 130वें नंबर पे है, पाकिस्तान की पोजीशन बिल्कुल बेहतर हो सकती है। अच्छा वकास, ये बताइए कि वाकया तो चूंकि जिन तबकों में ज़्यादातर ये वाकयात होते हैं वहाँ पे छोटे घरों में लोग हैं, कम पढ़े लिखे हैं, उन तक किस तरीके से ये पैगाम पहुँचाया जाए, उसके लिए भी कोई तरीक़ेकार आपके जहन में आता है? या तो ये है कि कोई जैसे कोर्सेस में, सिलेबस में कुछ शामिल किया जाए उसको लोगों को बताने के लिए, फिर इसी तरह से उलमा हजरात से रिक्वेस्ट की जाए कि वो अपने खुतबात में, मतलब इस तरह से जुम्मे के खुतबे में ख़ास तौर पे इसकी बात करें, लोगों को पता चले, क्योंकि आमतौर पे यही है कि लोगों को पता नहीं है। राव साहब, आपने बड़ी नेक्स्ट लेवल की बात की है, आई डू एग्री विद इट, क्योंकि हमारे कोर्स के अंदर भी इसको इंक्लूड करना चाहिए, जहां पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को शामिल किया गया, जहां पे कुरान पाक की कुरानी विजडम और वर्सेस को शामिल किया गया, वालिदैन की नमूस, उनके तकद्दुस के हवाले से, वहां पे कानून को शामिल करना भी जरूरी है कि अगर आप उनकी तकद्दस, उनकी तकरीम की धज्जियां उड़ाते हैं, उनको घर से निकाल देते हैं, तो ये कवानीन और ये इस पे सजाएं हैं। एट द सेम टाइम जो आपने बात की कि टीचिंग, प्रीचिंग, ट्रेनिंग के लिए हमारी बार्स को हम किरदार अदा करने की जरूरत है। एट द सेम टाइम मीडिया जो इस पाकिस्तानी सोसाइटी का चौथा सतून है, जो सोसाइटी की आंख भी है, सोसाइटी का कान भी है, और आप जिस तरह प्रोग्राम कर रहे हैं, आप प्रोग्राम के तवज्जुह से कि आपने बड़ा जबरदस्त इसको उठाया कि कल ही इस पर डिसीजन आया और आज आपने हाईलाइट किया अवाम के ये तमाम तरह अवेयरनेस कन्वे करने की, तो मैं समझता हूँ दिस इज अ वेरी पॉजिटिव जेस्चर ऑन द पार्ट ऑफ पब्लिक न्यूज that you people are gonna highlight it। और पाकिस्तान के अवाम की शऊर के लिए, उनको एजुकेट करने के लिए, मॉडरेट करने के लिए मीडिया जो है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड्स ऑफ स्टेट। और अगर इसे पॉजिटिव इसी तरह शऊर के लिए और एजुकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाए, तो ये भी एक बड़ा अच्छा विकास, एक और चीज आपसे जानना चाहूंगी, फैसला लाहौर का हाई कोर्ट का इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पर है, इसको थोड़ा सा क्लियर कर दें कि कहाँ, किन किन शहरों में बेसिकली इसकी इम्प्लीमेंटेशन। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस अनदर क्वेश्चन इज दिस के कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं उनकी अपने बच्चों के साथ बनती नहीं है, इख्तलाफात बहुत ज्यादा होते हैं, कहीं जगह पर जरूरी नहीं
नहीं कि बच्चे कसूरवारों, कई जगह पर पेरेंट्स में भी थोड़ा सा उनका बिहेवियर ऐसा होता है। ऐसी सूरत हाल अगर आ जाए तो फिर ये लॉ क्या कहता है? इस हवाले से ये लॉ बड़ा क्लियर है। सेक्शन 4 इसके अंदर रखा गया कि अगर वालिदैन जो है वो बच्चों को निकालना चाहे तो वालिदैन बच्चों को एविक्ट कर सकते हैं और 7 दिन का नोटिस दिया जाएगा बच्चों को कि आप इस घर को खाली करके यहाँ से चले जाएं, चाहे वो उनकी अपनी मलकियत हो चाहे वो किराए का घर हो। दूसरी जो आपने बात की कि ये लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है, क्या ये पूरे पाकिस्तान में नाफिजुल अमल है? नहीं, ये पंजाब की हद तक नाफिजुल अमल है, लेकिन ये जो ऑर्डिनेंस बनाया गया 9 मई 2021 को, ये इसके प्रेम्बल के अंदर चीजें लिख दी गई हैं कि ये ऑर्डिनेंस पूरे पाकिस्तान के अंदर नाफिजुल अमल है। तो उसकी रोशनी में देखा जाए तो ये कानून पूरे पाकिस्तान के लिए है। अच्छा, लिहाजा पाकिस्तान का तमाम शहरी जी वकास, ये मेरा सवाल तो रह ही गया कि कुछ पेरेंट्स थोड़े उनका बिहेवियर इस तरह से नहीं होता, उसमें ये लॉ क्या करेगा? यानी कि फिर वही बात आप जो कह रहे हैं। देखिए, उसके हवाले से पेरेंट्स को ही तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए कानून बनाया गया। इसमें बहुत मेहरबानी, इसके ऊपर हम बात करते रहेंगे। ऐसा कानून है जामे और इसके ऊपर बात होनी चाहिए। मैं बिल्कुल ठीक हो गया। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। व्यूअर्स, अगर हम साल 2021 को देखें तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा सियासी अदम इस्तेहकाम रहा, मुआशी अदम इस्तेहकाम रहा, गुर्बत, महंगाई, बेरोज़गारी अरूज पर रही। फेटफ के मामलात आप देख लें, तहरीक इंसाफ ने अपनी 3 साल कारकर्दगी का जश्न मनाया। तहरीक लब्बैक के मामला देख लें, पहले उस पर पाबंदी लगाई गई, फिर कौमी धारे में लाया गया। मौलाना फजलुर रहमान ने अभी हमने कुछ रोज़ पहले देखा बल्दियाती इंतखाबात में उनको फतह नसीब हुई। इसके अलावा और भी बहुत से मामलात। और अगर हम देखें तो अफ़गानिस्तान में जो इंसानी बहरान से नबर्द आज़मा होने के लिए जो सफारती कोशिशें पाकिस्तान की जानिब से की गई और जो OIC का इजलास था वो भी एक गैर मामूली इजलास था। सो अगर हम देखें तो साल 2021 में हमने बहुत से पाकिस्तान की सियासत में और ओवरऑल मईशत में भी देखें तो बहुत से नशेबो फराज देखे, उतार चढ़ाव देखे, उतार चढ़ाव आए हैं। और मतलब ये बहुत से सर्वेज ऐसे हैं जहाँ पे लोगों से ये पूछा गया कि इस पूरे साल में आपकी तसल्ली हुई या ये है कि आप इसको कितना खुशकुन साल कहेंगे या नाराज़ी आपकी है इस हवाले से कि महंगाई बहुत ज़्यादा थी और परेशानी बहुत ज़्यादा रही है। तो ज़्यादातर तादाद लोगों की ऐसी है जिन्होंने ये कहा कि वो खुश नहीं हैं, वो सेटिस्फाइड नहीं रहे। रिस्पॉन्स अवाम का देखा गया। हाँ, अवाम का रिस्पॉन्स जो है और वो हकीकत भी है क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा रही है। इन्फ्लेशन मेजर प्रॉब्लम है। लोगों से जब ये भी सवाल किए गए हैं कि सबसे बड़ी परेशानी की वजह आपकी क्या है, तो उन्होंने इसी को करार दिया कि महंगाई सबसे बड़ी परेशानी की वजह है हमारे लिए। बिल्कुल ठीक। सर, हमारे साथ इस वक्त मज़हर अब्बास साहब आ चुके हैं, ज्वाइन कर चुके हैं। सो सीनियर तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब इस वक्त हमारे साथ शो में मौजूद हैं। सर, थैंक यू सो मच, वेलकम टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। सर, फरमाइएगा 2021 को अगर आप देखें पाकिस्तान की सियासत के तनाजुर में आपका इस पर क्या मौक़िफ़ है, क्या एनालिसिस है, कैसे देखते हैं आप इसको? जी बहुत बहुत शुक्रिया। वो मैंने अभी एक पीस लिखा था दी न्यूज़ संडे के लिए और उसमें उसका मेरा कम से कम वो यही था कि अनसर्टेनिटी जो है ये वाहिद सर्टेनिटी है जो पाकिस्तान में मौजूद है। कि हमेशा आप देखें, और ये कोई पिछले साल की बात, इस साल की बात नहीं है, आप सालों से देखें कि अनसर्टेनिटी प्रिवेल करती है हमारे यहाँ और उसकी कई वजूहात हैं। यानी अगर फ़र्ज़ करें अभी जैसे आप महंगाई की बात कर रहे थे, तो कभी हमने अपने ऊपर कोई पाबंदी लगाने की कोशिश की है बहैसियत कौम कि जी कि ज़रूरी है कि हम हफ्ते में 6 दिन गोश्त खाएं? ये भी तो हो सकता है कि हफ्ते में हम 3 दिन गोश्त खाएं। यानी हमने कभी भी क्योंकि आपके यहाँ एक कंज्यूमर माइंडसेट जो है वो उसको भी असेस करने की ज़रूरत है। यानी आप एक तरफ आपको नजर आता है कि महंगाई तले लोग दबे जा रहे हैं और दूसरी तरफ आपको डिपार्टमेंटल स्टोर्स में जगह नहीं मिलती खड़े होने की उसमें। यानी हम अपने एटीट्यूड्स को हम कभी भी हम सारा बोझ उठा के गवर्नमेंट पर डाल देते हैं। उनकी गलतियां होती हैं, बहुत शदीद गलतियां होती हैं, लेकिन बहैसियत कौम भी हमने कभी भी महंगाई से लड़ने की कोशिश नहीं की। हमने कभी भी अपनी ज़रूरियात को कम करने की कोशिश नहीं की।
ये भी इस पहलू पर भी गौर करने की जरूरत है। बाकी सियासी सूरत हाल जो है पाकिस्तान में, एक मरतबा हमारी एक एडिटर होती थी, रऊफ साहब जानते होंगे, रजिया भट्टी जी जी, वो अक्सर हमसे कहती थी, हम उनसे जब कहते थे कि हम किसी दूसरे इशू पे क्यों नहीं हम कवर स्टोरी करते, तो उन्होंने कहा था कि पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान सेल, पॉलिटिक्स पाकिस्तान में इतनी सेल होती है कि आप देख लें, आप टीवी टॉक शोज देख लें, आप अखबारात की कवरेज देख लें, उसकी क्वांटम ऑफ द न्यूज देख लें, आपको लगेगा कि 80% खबरें हमारी यहाँ रिवॉल्व करती हैं पॉलिटिक्स से। ठीक। और इसकी वजह से गैर यकीनी सूरत हाल हमें हर वक्त नजर आती है, क्योंकि हमारी पॉलिटिक्स ही सेड, हमारी पॉलिटिक्स भी और हमारी मीडिया भी ही सेड और शी सेड पे चलता है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं मदर आप। अच्छा ये बताओ, वो और बहुत सी चीज़ें उसमें आ जाती हैं कंज्यूमर बिहेवियर में। जैसे मैं CNN का एक प्रोग्राम देख रहा था और उसमें उन्होंने इस बात के ऊपर जोर दे रहे थे कि डिटर्जेंट जो हम इस्तेमाल करते हैं, यानी जितना ज़्यादा कसरत से दुनिया में इस्तेमाल होता है, और वो इस बात को कह रहे थे कि आप अपने डिटर्जेंट के यूज़ को कम करें। अगर आप अपनी ट्राउज़र या शर्ट 2 दफ़ा भी पहन लेंगे जहाँ पसीना नहीं आता, आप उन मौसमों में तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ जाता। तो वो तो इस चीज़ की तरफ भी आ रहे थे कि आप हर सूरत में अपने यूज़ को कम करें। ये नहीं रऊफ, ये भी नहीं, आप ये, मैंने एक मरतबा अपने अंकल से पूछा कि अंकल ने मुझसे पूछा कि तुमने इस महीने कितनी किताबें खरीदी हैं। हाँ। तो मैंने उनसे कहा कि किताबें महंगी बहुत हो गई हैं। तो उन्होंने कहा कभी तुमने गौर किया है कि तुम महीने में कपड़े कितने खरीदते हो? अच्छा। तो हमारे यहाँ किताबें पढ़ने का रुझान कम हो गया है, हमारे यहाँ ओवरऑल सोसाइटी में डीजेनरेशन आ गई है। वो रिफ्लेक्ट करता है आपकी पॉलिटिक्स के ऊपर भी। अगर आप अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप को देखें, आप मालूम कर लें, सर्वे कर लें कि आपके सियासतदानों में कितने सियासतदान हैं जो किताबें पढ़ते हैं, किताबें लिखना तो छोड़ ही दें, किताबें पढ़ते हैं, तो आपको अंदाजा हो जाएगा। हमारे जो नई, खासतौर पे जो नई जनरेशन पॉलिटिक्स में आ रही है, उनके बिहेवियर्स को आप देखें, उनके बिहेवियर से आपको अंदाजा हो जाएगा। जब वो उनमें से बहुत से नए लड़के लड़कियां आते हैं टीवी टॉक शोज में, आपको जनरली अंदाजा होगा कि सिचुएशंस कितनी फर्क हुई है। ये नहीं कि नए आने वालों में सोच का कोई फुकदान नजर आता है, उनका अपना एक मिजाज हमें नजर आता है, उस मिजाज के साथ आपको चलना भी पड़ता है। मीडिया में बहुत से यंगस्टर्स जो हैं वो आए हैं, अच्छे भी आए हैं बहुत से, लेकिन हमें जनरली लगता है कि हमारे यहाँ पॉलिटिकल वेटेज जो है वो कम होता जा रहा है। हमारे यहाँ पॉलिटिकल डिबेट की जो क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा नीचे आ गई है। और सिवाय इसके कि आप बिल्कुल एक ही तरह के टॉपिक्स, आपको 7 से 11 में एक ही तरह के टॉपिक्स नजर आएंगे, आपको कोई फर्क नहीं नजर आएगा। उस एक ही तरह के गेस्ट आपको नजर आएंगे, इवन मेहमानों में आपको फर्क नजर नहीं आएगा। हम नए मेहमानों को बुलाते हुए डरते हैं टॉक शोज में कि यार पता नहीं इसकी वजह से रेटिंग नीचे आ जाए, नहीं आ जाए। तो ये ओवरऑल पॉलिटिक्स में अगर देखें, अब आप जमातों में देख लें, आप मुस्लिम लीग नून में ग्रोथ कितनी हुई है पॉलिटिकल, आप देख लें कि कौन से नए पॉलिटिकल लीडर्स मुस्लिम लीग नून के अंदर आए हैं, नए पॉलिटिकल लीडर्स पीपल्स पार्टी में ऊपर आए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रिलेटिवली नई जमात है, उसमें भी आप देखें ना, आपको नजर आ जाएगा चीजें कि उसी चंद अफराद के, चंद ग्रुप के गिर्द हमारी पॉलिटिक्स घूम रही है, और हमें कोई नई चीजें, नए प्रोग्राम्स, नए मैनिफेस्टोज, नए मंशूर, नए ट्रेंड्स नजर नहीं आ रहे। जी हरमीत जी। अच्छा सर, जिस तरह हम देखते हैं, जब पढ़ते हैं माजी के बारे में, माजी की सियासत के बारे में, तब भी ये इल्ज़ामात की सियासत चलती आ रही थी, तब भी ये शोर शराबा था। अब भी अगर हम देखें तो कुछ सूरत हाल बदल नहीं जा रही। अगर हम इमरान खान साहब जब अपोजिशन में थे तो वो उनके, मुझे आज भी याद है, पार्लियामान में बैठ के वो अक्सर ये जिक्र किया करते थे कि मेरी जब हुकूमत आएगी तो हम अपोजिशन को बड़े तामुल से सुनेंगे और डिबेट इस किस्म की होगी जिस तरह बरतानिया और यूरोप में होती है। तो उसके बाद वज़ीर आज़म खुद गायब नजर आते हैं पार्लियामान से। ऐसे में ये जो गैर यकीनी सूरत हाल है, ये अगर इस तरह चलती रही तो मुल्क किस दहाने पे चला जाए? क्योंकि अगर नई नस्ल आ रही वो भी तो इनसे ही सीख रही है सर।
अभी तो हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल इलीट है, पोस्ट 60 या पोस्ट 70 की पॉलिटिकल इलीट जो है वो गैर जमाती इंतखाबात की इलीट है, जो गैर जमाती इंतखाबात के जरिए पॉलिटिक्स में आए हैं। चाहे आप लोकल बॉडीज की पॉलिटिक्स ले लें, बेसिक डेमोक्रेसी को ले लें, आप नॉन पार्टी इलेक्शंस को ले लें, तो ये जो आपकी पिछले पिछले 60-50, खासतौर पे 50 सालों में जो नई जनरेशन आई है, वो गैर जमाती इंतखाबात के नतीजे में आई है, और वही चीज़ हमें उसमें नज़र आती है। 70s की अगर आप असेंबलियों के जाके कौमी असेंबली में, या इवन आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं, 70s की नेशनल असेंबली की डिबेट अगर आप देखें, फॉरेन पॉलिसी के ऊपर डिबेट देख लें, आप नेशनल पॉलिसी पे देख लें, एजुकेशन पॉलिसी पे देख लें, आपको उसमें उसकी क्वालिटी में और आज की डिबेट की क्वालिटी में आपको फर्क नजर आ जाएगा। उस वक्त आइडियोलॉजिकल ग्राउंड्स पे बात की जाती थी, डिफर किया जाता था, एक दूसरे से बहस की जाती थी। आपको बेशुमार ऐसी लैंडमार्क स्पीचेस मिलेंगी उस जमाने में, जो आपको पोस्ट 88 की उसमें नहीं मिलेंगी। आपको उस तरह की तो क्वालिटी ऑफ डिबेट आपके यहाँ पार्लियामेंट के अंदर भी जो है नजर आता है कि वो बहुत ज्यादा डिक्लाइन में है। तो ये जो मुझे नजर आता है कि ये खासतौर पे पिछले 30-40 साल की पॉलिटिक्स जो है वो बेस करती है गैर जमाती सोच के ऊपर, गैर जमाती अप्रोच के ऊपर और गैर जमाती सियासतदानों के ऊपर। अच्छा मजहर साहब, ये बताएं 2021 को तो हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया, 2022 में आप पाकिस्तान के लिए ओवरऑल क्या चैलेंजेस देखते हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है? वही पुराने चैलेंजेस, गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी, या और भी मजीद चैलेंजेस आ सकते हैं? मेरे ख्याल 2022 जो है ना, वो पाकिस्तान इलेक्शन मूड में नजर आएगा आपको। उसमें जाहिर है पंजाब में लोकल बॉडीज इलेक्शन होने, पंजाब में लोकल बॉडीज इलेक्शन का मतलब ऑलमोस्ट जनरल इलेक्शन है, क्योंकि बहुत ही ग्रास रूट लेवल पे इलेक्शंस होते हैं लोकल बॉडीज के। तो और इसी वजह से तहरीक इंसाफ के लिए लोकल बॉडीज इलेक्शन बहुत बड़ा चैलेंज होगा। अब अगर ये मिनी बजट आता है, जिसके बारे में तहरीक इंसाफ में शदीद इख्तलाफ भी पाया जाता है कि ये मिनी बजट हमको ले ना बैठे, और ये एक मजबूरी भी नजर आ रही है कि IMF की कंडीशंस आपको पूरी करनी है। उस IMF की कंडीशन जो है वो तहरीक इंसाफ को बहुत कॉस्टली पड़ सकती है। अब इससे इमरान खान ऑलरेडी महंगाई इतनी है, इसके बाद महंगाई डबल हो जाएगी। उस डबल महंगाई को आप जस्टिफाई कैसे करेंगे? मुझे नहीं लगता कि वो सही मानों में दिफा कर सकेंगे। और अगर पंजाब में लोकल बॉडी इलेक्शन तहरीक इंसाफ हार गई तो तहरीक इंसाफ का कमबैक जो है वो मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है। हाँ, ये बहुत आपने मतलब बात की है, जिसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा लगते हैं तहरीक इंसाफ के बल्दियाती इंतखाबात के हारे जाने के। उसकी वजह बहुत सारी हैं, वो वजूहात के ऊपर भी हम बात कर सकते हैं। लेकिन जैसे आपने कहा, मैं एक और सर्वे का जिक्र कर रहा हूँ जो आज ही एक मुआसर TV के ऊपर भी चला था, एक जर्नल ने भी उसको छापा हुआ है, और वो ये है कि 45% लोग ये कह रहे हैं कि हमें डर है कि हम अपनी जो आमदन जिसमें गुजारा कर रहे हैं उसमें बहुत कमी आ जाएगी, हमारे बहुत प्रेशर हम पे ज़्यादा होंगे, और वो ख़तरे का इसका भी शिकार हैं कि कहीं नौकरियां ना उनकी चली जाएं। तो इस तरह का खौफनाक सी सूरत हाल है। ऐसी खौफनाक जी मदर नौकरी की देखिए, पाकिस्तान में एक बड़ा चैलेंज जो है वो इंतहा पसंदी है। इंतहा पसंदी जन्म किन चीज़ों से लेती है? पॉवर्टी, बेरोजगारी और आपका तालीमी निज़ाम। ये जब आपको नौकरी नहीं मिलेगी, जब आप बेरोजगार हो जाएंगे, जब आपकी माशी सूरत हाल आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएगी, तो आपका रुझान किसी जानिब भी जा सकता है। और ऐसे में लोग उस चीज़ को एक्सप्लॉइट भी करते हैं। अब ये जो बहुत अरसे से ये डिबेट चली आ रही है हमारे यहाँ साल से, मदरसा रिफॉर्म्स की, मदरसों की ग्रोथ किस तरह हुई है? ग्रोथ ऐसी हुई है कि वो जो एक फैमिली है जिसके 7 बच्चे हैं, तो वो नहीं अफोर्ड कर सकता अपने 7 बच्चों को तालीम दिलाने की। आपके यहाँ आबादी
के कंट्रोल के लिए आप कोई डिबेट कर ही नहीं सकते। तो अगर आप डिबेट आबादी के कंट्रोल के लिए कोई इक़दाम नहीं कर सकते, तो अब जो 7 बच्चों वाला माँ बाप हैं वो अपने 4 बच्चों को, कम से कम 4 बच्चों को मदरसे भेज देते हैं कि उनके खाने का भी ख्याल हो जाएगा, उनके रहने का भी हो जाएगा, और उनको तालीम भी मिल जाएगी, कुरान की तालीम भी मिल जाएगी और कुछ दूसरी तालीम भी मिल जाएगी। तो वो उसके एक इकोनॉमिक रीजंस भी हैं, मदरसा ग्रोथ के इकोनॉमिक रीजंस भी हैं, जिसको रियासत जो है एड्रेस नहीं कर पा रही। आपको मदरसा रिफॉर्म्स की जरूरत नहीं है, आपको एजुकेशन रिफॉर्म्स की जरूरत है। बिल्कुल हमारे यहाँ गवर्नमेंट एजुकेशन को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच मजहर साहब, आपने हमारे शो के लिए वक्त निकाला। और वही अहम बात के तमाम बातें एक तरफ, बट एक जो इम्पोर्टेंट बात है कि अगर लोकल इलेक्शंस जो होने हैं 2022 में, अगर तहरीक इंसाफ ने वो विन ना किए, सो आम इंतखाबात में कम बैक तहरीक इंसाफ का मुश्किल हो जाएगा। सर कोई कमेंट ऐड करना चाहेंगे, अदरवाइज हम ब्रेक पर जाएं? हम ब्रेक पे चले जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे और भी सेगमेंट हैं उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन 2-3 बातें मतलब इसमें की जा सकती हैं। एक तो जाहिर है कि महंगाई बड़ा मसला है, बड़ा मसला रहा है और आगे चल के भी बड़ा मसला, इसकी चांसेस हैं कि इससे बढ़ के सामने आना है। क्राइसिस पॉलिटिक्स का चलना है, ये अपोजिशन जमातें कितने पॉइंट्स के ऊपर इकट्ठी हो सकती हैं, नहीं हो सकती, ये इनका बड़ा मसला मतलब हमारे सामने नज़र आएगा। उसकी वजह यह है कि बिलावल ने तो ऐलान कर दिया कि 5 जनवरी से वो लाहौर में हुकूमत मुखालिफ तहरीक शुरू कर देंगे। उस तहरीक को कितनी पजीराई मिलती है ये आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी अगर पीडीएम से अलग होकर पंजाब में तहरीक चलाने की कोई कोशिश करना चाहती है तो मेरा नहीं ख्याल कि उसको कोई बहुत कामयाबी मिलेगी। बिल्कुल ठीक हो गया। व्यूअर्स, अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद करेंगे। व्यूअर्स, डिप्रेशन एक बहुत ही ज़्यादा अगर कह लें इतना बुरा मेंटल डिसऑर्डर है और इतनी बुरी मूजी मर्ज मेंटल इलनेस है, और ये हमारी सोसाइटी में आज हम स्पेसिफिकली ऑल ओवर द वर्ल्ड ये बहुत ज़्यादा फैलता जा रहा है। बट हम पाकिस्तान का अगर जिक्र करें तो यहाँ पर मर्द ख़वातीन हर उम्र के लोग इसका शिकार हैं और हमारे यंगस्टर्स इसका बहुत ज़्यादा शिकार है। अपनी सोसाइटी, अगर हम पाकिस्तानी सोसाइटी की बात करें, यहाँ पर मसाइल भी उतने ही हैं, बिकॉज लोग उस तरह से वोकल नहीं है। अगर कोई डिप्रेसिव है, डिप्रेशन का शिकार है, वो वोकल नहीं होगा, वो इस चीज़ को छुपाएगा, क्योंकि उसको ये डर और ये खौफ होता है कि अगर वो अपने इर्द गिर्द बैठे लोगों से इस चीज़ को डिस्कस करेगा, लोग इसको स्टिग्मा समझेंगे और उसको एक बुरी नजर से शायद देखा जाए कि पता नहीं है कि क्या अनहोनी चीज है जो उसके साथ हो रही है। और अगर आप मोस्टली लोगों से शेयर भी कर लें तो वो आपको लंबे लंबे लेक्चर्स देंगे, आपको खुश रहने के तरीके बताएंगे, बट मेरे ख्याल में जो मेन कॉज है, जो रूट कॉज है, उसको ठीक करना जरूरी है। बिकॉज बहुत से लोग किसी ना किसी शॉक वाले फेज से गुजरे होते हैं, उसके लिए काउंसलिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, किसी प्रोफेशनल की। कभी कभी आपकी बॉडी में कोई हार्मोनल इम्बैलेंस होता है जिसके लिए आपको मेडिसिन की जरूरत है, वो आपकी काउंसलिंग से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट इसके साथ से तमाम चीज़ों के साथ साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जो हमारे टॉपिक को बाकी जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं उससे मुनफरद बना रही है, वो ये कि डिप्रेशन को आप खुद किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं। जिसके लिए मल्टीपल वेज हैं। कहा जाता है आप क्लीन रखें, खुद को हाइजीन का ख्याल रखें, अच्छे कपड़े पहने, अच्छी गैदरिंग में उठे बैठे, मोटिवेटेड जो लोग हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, उनको सुने। बहुत सी चीज़ें हैं जिनको फॉलो करते हुए आप समहाउ इस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। बट ऑब्वियसली प्रोफेशनल ओपिनियन, प्रोफेशनल कंसल्टेशन भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। सो हमारे साथ माहिर नफ्सियात सोफिया सुहेल हमें इस वक्त शो में ज्वाइन करिए। सोफिया, थैंक यू सो मच, वेलकम टू आवर शो। सबसे पहले हम बाकी चीज़ों की तरफ भी आएंगे, बट ये बता दें कि डिप्रेशन को खुद ठीक करना है, सो उसके लिए मेन चीज़ें क्या हो सकती हैं? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ज़रूरी है इस बात को जानना डिप्रेशन है क्या। अक्सर जब क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं वो एंग्जाइटी और डिप्रेशन में फ़र्क समझ ही नहीं पाते। वो ये कहते हैं कि जी ठीक है हमें डिप्रेशन है, अगर हम सिम्टम चेक करते हैं तो लगता है कि एंग्जाइटी है उनको। एंग्जाइटी को स्ट्रेस होता है वक्ती तौर पे कोई दबाव आना, और हम उसमें जज नहीं कर पाते कि हम किस वजह से कर पा रहे हैं, हम परेशान हो जाते हैं, हम घबरा जाते हैं, हम वक्ती पर्सनल प्रोफेशनल दोनों होते हैं, पैनिक हो जाते हैं। स्ट्रेस वक्ती तौर पे होता है। उसके बाद आती है एंग्जाइटी। एंग्जाइटी क्या होती है, हम उसमें बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं, हमारे हाथ पाँव पसीने आने शुरू होते हैं, हम घबरा जाते हैं, हम बंद जगहों पे नहीं जाते, ना अनजाने खौफ आ जाते हैं। उसमें होता है कि हमारा दिल नहीं लगता, हम परेशान होते हैं,
डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन की बेसिक मेन थीम है हमारा दिल नहीं लगता किसी भी चीज़ में, हम बिल्कुल हर चीज़ से कट ऑफ हो जाते हैं। दो तरीके से लोग डिप्रेशन को डील करते हैं, कुछ को बहुत नींद आती है और बहुत ज़्यादा खाते हैं, कुछ को नींद नहीं आती और कुछ को बिल्कुल भी डाइट खत्म हो जाती है उनकी, एक्सट्रीम हो जाती है और नींद में भी दोनों। क्योंकि एंजाइटी डिप्रेशन में फ़र्क क्यों नहीं कर पाते कि दिल नहीं लगता, परेशान रहते हैं। बेसिकली स्ट्रेसेस, किसी चीज़ का प्रेशर, एंजाइटी, एकदम पैनिक हो जाना, नर्व हो जाना, और डिप्रेशन जो है वो दिल ना लगना। मेन थीम ये कि आपका दिल नहीं लगता। होता है कि पहले कोई बंदा स्ट्रेस का शिकार रहने लगे, फिर वो एंजाइटी वाली स्टेज पर आए, एंड नंबर 3 स्टेज डिप्रेशन का शिकार होता है, बहुत ज्यादा होता है। जो मेजर डिप्रेशन होता है, टाइप्स है ना डिप्रेशन की, जो मेजर डिप्रेशन है उसको हम मेडिसिन के बगैर डील नहीं कर सकते। और लेकिन जो साइकोलॉजिस्ट ये बात कह रही हूँ, देखिए क्योंकि मोस्टली साइकोलॉजिस्ट हैं वो कहते हैं हमारी काउंसलिंग से ही अगला ठीक होगा। देखिए ऑनेस्ट होना चाहिए अपने प्रोफेशन के साथ। आपको जो मेरे पास क्लाइंट आता है, मैं पहले उसको पूरी सिम्टम चेक करती हूँ। कुछ डिसऑर्डर ऐसे हैं हम मेडिसिन के बगैर नहीं हल कर सकते। ओसीडी, सीवियर ओसीडी, डिप्रेशन, ये मेजर डिप्रेशन मेडिसिन के बगैर सॉर्ट आउट नहीं होता। काउंसलिंग पैरेलल चलती है, ठीक है। हम थॉट ब्लॉकर से करते हैं, हेल्प आउट करती है। जिस तरह कुछ ख्यालात आते हैं, हमें परेशान होते हैं, जो हमें परेशान करते हैं, ख्याल दूसरा ख्याल बनता है, दूसरे ख्याल तीसरा ख्याल बनता है, हम सीबीटी के जरिए, थॉट ब्लॉकर के जरिए उनको समझाते हैं मेडिसिन काम करेगी, लेकिन आपको ये साथ करना है। जिस तरह हर साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट की टीम इसको डील कर सकती है। खाली मेडिसिन भी वर्क नहीं करती है, खाली काउंसलिंग बिल्कुल वर्क नहीं करती। ये तो सिर्फ बस आप समझ डिसऑनेस्टी शायद हमारे प्रोफेशन के साथ कि हम ऐसा करते हैं, तो ऐसा नहीं है। हाँ, डिप्रेशन को हम दूर कर सकते हैं। डिप्रेशन के सब देखिए, डिप्रेशन कोई भी डिसऑर्डर्स जो होता है ना, वो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर के वर्क के केमिकल इम्बैलेंस की वजह से होता है। तो हमें ये करना ये कि मेडिसिन क्या करती है, हमारे इस केमिकल बैलेंस को नॉर्मल करती है। वॉक इज द बेस्ट थिंग फॉर डिप्रेशन, ठीक है। ब्रिस्क वॉक या चहलकदमी। हालांकि ये देखा जाए तो पहली चीज जो डिप्रेशन में होती है वो ये होती है कि कोई काम करने को दिल नहीं चाहता, बिस्तर से बाहर निकलने को दिल नहीं करता। ऐसे में फिर बंदा वॉक पे कैसे अपने आप को आमादा करेगा? इसका भी हम तरीका बताते हैं। बेसिकली डिप्रेशन जो होता है साथ प्रोक्रास्टिनेशन लेकर आता है। आपको सुस्ती आती है, काहली आती है, आपको दिल नहीं करता किसी भी काम करने का, जिसका आपको पता होता है काम जरूरी है लेकिन आप नहीं कर पाते। उसको हम तोड़ते हैं 5 सेकंड रूल से, जो बड़ा फेमस है। उसमें हम कहते हैं कि जिस तरह आप अलार्म लगाएं, वॉक का अलार्म लगा लें, आप कहें 5 4 3 2 1 एंड गेट अप। जब हम ये बार बार करते हैं, जब हम ये बार बार करते हैं तो हमारा क्या होता है, मैकेनिज्म डेवलप हो जाता है और हम उठना शुरू हो जाते हैं। कॉन्शियसली एफर्ट बहुत जरूरी है। कोई भी अगर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है उसको आपने ट्रीट करना है। ये कोई आम फिजिकल बीमारी नहीं है कि आप ये कह दें कि जी 4 दिन मेडिसिन खाएंगे, कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, आप ठीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। साइकेट्रिक मेडिसिन और काउंसलिंग के साथ आपको लॉन्ग रन चलना पड़ता है। लोग को हर मसला क्या होता है, लोग फॉलो नहीं करते। मेडिसिन आराम नहीं आ रहा, वो कहते हैं जी फायदा कोई नहीं है। ऐसा नहीं है, आराम आता है। अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करने की जरूरत है, अपने थॉट प्रोसेस को देखने की जरूरत है। थॉट प्रोसेस हमारा वीक होता है तो हम डिप्रेशन में जाते हैं। थॉट प्रोसेस को जरूर देखिए। थॉट प्रोसेस वीक कैसे होता है? थॉट प्रोसेस ये वीक होता है कि हमारे एक माइंड सेट डेवलप हो चुके हैं। हमारे ओवरऑल माशरे में हर चीज नेगेटिविटी को ज्यादा कैच करते हैं हम नेगेटिव किसी भी कोई फॉर एग्जांपल जॉब चलेगी, हमने फौरन ये सोचना है जी अब तो खत्म होगी हमारी जिंदगी, कोई ब्रेकअप हो गया खत्म होगी जिंदगी। सेकंड ऑप्शंस की तरफ नहीं आते, लंबा स्ट्रेस लेते हैं तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो सबसे पहले सोचना है कि अच्छा ये ओके हो गया मेरी जिंदगी में, नाउ व्हाट आर द सॉल्यूशंस, अब मुझे किस तरह से कॉप अप करना है। जो जितनी जल्दी कॉप अप कर लेता है वो डिप्रेशन में जाता है। और मेरे ख्याल में इसमें एक छोटा सा मैसेज ये भी है कि व्हाटएवर कम्स इन योर वे उसमें आपने रहना पॉजिटिव है, भले नेगेटिव हो, पॉजिटिव है तो जबरदस्त, बट नेगेटिव भी है, आपने उसमें से पॉजिटिव पहलू ही निकालना है। देखिए पॉजिटिव पहलू खुद पर्सनली बहुत जरूरी है, दूसरी फैमिली सपोर्ट बहुत जरूरी है, फ्रेंड्स बहुत जरूरी है। बात करें, हमारे यहाँ बात करने का रवाज नहीं है, लोग वोकल नहीं, वोकल नहीं, बात ही नहीं करते। कम्युनिकेशन गैप इतना ज्यादा है, हमारे पास कोई ऐसा फ्रेंड नहीं है, खौफ ही आता है कि हम फ्रेंड से डिस्कस करेंगे वो सबको बता देगा। जज करते हैं, जजमेंटल हम ज्यादा हैं। फैमिली सपोर्ट सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर हस्बैंड है उसको डिप्रेशन में जाए तो वाइफ की सपोर्ट बहुत जरूरी है, अगर वाइफ जा रही है तो हस्बैंड की सपोर्ट बहुत जरूरी है। अगर बच्चे यंग एज में बहुत ज्यादा टेंडेंसी है डिप्रेशन में आने की तो पेरेंट्स की सपोर्ट बहुत जरूरी है। अच्छा, ये जो आपने मेजर डिप्रेशन का लफ्ज इस्तेमाल किया, नॉर्मल डिप्रेशन की तो कुछ अलामात ये है कि दिल ना लगना, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन एवरी एक्टिविटी, भूख का कम या ज्यादा, जितनी भी आपने बताई, इवन सुसाइडल थॉट्स आना। मेजर डिप्रेशन की सिम्टम्स क्या है? मेजर डिप्रेशन में सुसाइडल थॉट्स बहुत ज्यादा आती हैं। जो खुदकुशी करते हैं 99% लोग
मेजर डिप्रेशन का शिकार होते हैं। सुसाइड थॉट बहुत आती है, अपनी जात को तकलीफ पहुंचाकर खुशी महसूस करते हैं, जख्म देते हैं अपने आप को अजियत देते हैं, बिल्कुल कई दिन कमरे से नहीं निकलते, अपनी हाइजीन का ख्याल नहीं रखते, नहाते नहीं है, खाना नहीं खाते, इस तरह की जो फेजेस आते हैं वो मेजर डिप्रेशन के। अच्छा, हमने बहुत से लोग ऐसे देखे हैं, सॉरी आप लोग भी सवाल करना, माइंड में एकदम एक सवाल है, बहुत से लोग मैंने ऐसे भी देखे जिन्होंने सुसाइड की, बट उससे पहले वो लोगों की नजर में बहुत हैप्पी थे, खुश थे। उनका आप सोशल मीडिया देख लें, उनकी आप गैदरिंग्स देख लें, उनके साथ वाले लोग यही बात कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं था भाई ये इसका शिकार है, डिप्रेशन का शिकार है, तो बड़ा नॉर्मल था, बट उन्होंने सुसाइड की। ऐसे बंदे देखिए, उनका पर्सोना उनको अडॉप्ट करना अच्छा आता है ना, एक भरम होता है जो इंसान ने रखा होता है, हर किसी से हर बात डिस्कस भी नहीं की जाती। उनका सपोर्ट सिस्टम वीक होता है, सपोर्ट सिस्टम वीक होता है तो सुसाइड की तरफ जाते हैं। अगर उनका स्ट्रॉन्ग, देखिए सोशल मीडिया पे लाइफ बिल्कुल डिफरेंट है, पर्सनल लाइफ बिल्कुल डिफरेंट है। आपको जितने कामयाब सोशल मीडिया पे लोग नजर आते हैं उतने बेसिकली होते नहीं हैं। जितने आपको लोग बहुत खुशी पार्टीज करते नजर आते हैं, अंदर से सारे, मेरा अपना मानने के अंदर से बहुत दुखी होते हैं। वो उनकी खुशियां मोहताज होती है कंपनीज की। अच्छा, हमारा एक दुखी साथी है, दूर बैठा हुआ है, वो सवाल करना चाहता है। वो दुखी इसलिए है क्योंकि उसने अभी तक सवाल नहीं किया। मैं बड़ा खुशी हूँ। अच्छा, वैसे अगर उम्मूमन हम देखते हैं कि बहुत सारी शिकायत ये भी हमें मिलती है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भैया हम गली में गुजर रहे थे, पीछे कोई आवाज सुनाई दी या कोई सीटियां बजने की आवाज उनको सुनाई, ये बहुत ज्यादा ये चीज हम देखते हैं। साथ साथ एक और चीज, जिस तरह रोमा ने बात की नौजवानों के हवाले से, या किसी का हम प्रोफाइल देखते हो अचानक खुदकुशी की खबर आती है, तो नौजवानों में खुदकुशी का जो ये रुझान है ये क्यों बढ़ता जा रहा है? अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वो हम देखते हैं कि आपके 30+ जब आप होते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हो जाती है, लेकिन अगर कम एज में हम देखें तो क्या वजूहात है कि खुदकुशी इस तरफ ज्यादा बढ़ती जा रही है? अच्छा, 2-3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं नौजवानों में। एक तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तालीमी लिहाज से भी, प्रोफेशनल लिहाज से कंपटीशन ज़्यादा है। जब कॉप अप नहीं कर पाते तो उनको, क्योंकि एक्सपेक्टेशन घर वालों ने ज़्यादा लगाई होती हैं, घर वाले सोचते हैं कि जी ये 90% नंबर लेगा, वो नहीं लेता। MCAT ECAT के बाद बहुत सुसाइड केसेस आते हैं, और मेरे पास बहुत सारे जो पेरेंट्स बच्चों को लेकर आते हैं वो सुसाइड अटेम्प्ट कर चुके होते तब पेरेंट्स लेकर आते हैं। पहले उनका इतना माइंडसेट कर देते हैं कि जी आपने डॉक्टर नहीं बने तो पता नहीं क्या हो जाएगा, इंजीनियर नहीं बने तो पता नहीं क्या हो जाएगा। पेरेंट्स खुद ही 90% पेरेंट्स खुद माइंडसेट करते हैं बच्चों का, उसमें टेंडेंसी आती है। दूसरा, जब CGP का होना शुरू होता है, जब बच्चों को प्रॉब्लम होते है, एक और सबसे बड़ी वजह ब्रेकअप्स, और मुझे लगता है कि मेजर वजह है ब्रेकअप्स की वजह से बहुत सारे बच्चे सुसाइड करते हैं। शादीशुदा लोगों के लिए ना, हमारे तो बात यह है कि सबसे ज्यादा लोग नौजवान बहुत डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। अच्छा, उसके सर्कमस्टांसेस भी बहुत सारे मतलब वैसे हो गए हैं। यानी हकीकत यह है कि आप टीवी देखना शुरू करें, अगर आप न्यूज़ वगैरह देखते हैं तो आप खुद ब खुद डिप्रेशन में मुब्तला हो जाएंगे, ना भी होगा तो हालात भी कुछ इस तरह के हैं। कोरोना ने भी ये कर दी सूरत हाल, आपको तन्हाई का शिकार कर दिया, जहाँ पे फैमिली सपोर्ट सिस्टम में भी, घर में भी आप कितना ज़रा रहेंगे, तो उसमें क्या किया जाए फिर? मतलब अपनी कोई हैबिट जरूर रखें, रखें। रीडिंग है, मूवीज इवन देखना है, आप सॉन्ग सुने, आप वॉक करें, अपने साथ जीना सीखें, लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। हम जब अपने साथ नहीं जीते ना, तब सर हमें प्रॉब्लम आते हैं। हमारे पास, हम मोहताज होते हैं, हमारी खुशियाँ दूसरे आएंगे तो हमें खुशियाँ प्रोवाइड करेंगे, नहीं अपनी कोई अपना पैशन ढूंढ ले, अपनी कोई हॉबी ढूंढ ले, पेंटिंग ढूंढ ले, जो आपको शौक है। जब आप ये करेंगे तो आपको अपने साथ जीने में मजा आएगा, वो आपको एनर्जी देंगे, वो एनर्जी आपको हेल्प आउट करेगी बाकी कामों में करने के लिए। अच्छा, एक ये चीज जिसका स्टार्ट मैंने किया था वो ये कि डिप्रेशन का इलाज आपके अपने हाथ में, हम खुद क्या क्या चीजें कर सकते हैं, तो वो चीज एक पैरेलल वे में चले और हम खुद भी कुछ इस चीज को कंट्रोल कर सकें। सबसे पहले तो थॉट ब्लॉकर्स बनाएं। थॉट ब्लॉकर्स बनाने बहुत जरूरी हैं। असल बेसिक सोच, थॉट ब्लॉकर, ये इससे क्या मुराद है? थॉट ब्लॉकर में कि ये ख्याल आ रहा है, एक ख्याल आ रहा है, उस ख्याल से एक और ख्याल बन रहा है, उस ख्याल से एक और ख्याल बन रहा है, चेन बनती है। वो चेन जब डेवलप होती है तो वो हमारी सोच डेवलप करती है, जो सोच डेवलप करती है वो हमारे कैरेक्टर में नजर आता है। तो सबसे पहले हमें पता होता है कि ये ख्याल आ रहा है, अब ये चेन बना लेगा, इससे मैं नेगेटिविटी में चला जाऊंगा। हर किसी को पता होता है कि जी अंदर घंटी होती है जो बताती है जो मैं सोच रहा हूँ या जो मैं देख रहा हूँ गलत है, तो उसको आपने तोड़ना है। अब मसला ये कि हमारे ब्रेन को आदत है एक खास पैटर्न में सोचने की। जब वो खास पैटर्न में सोचते उसको आसान लगता है कि ब्रेन का काम है, काम
सोचना, 24 घंटे उसने चलना है, इसीलिए हम जब सोते हैं हमें ख्वाब आते हैं, तो उसको कोई ना कोई वे चाहिए। तो हमने होता है कि जो आसान रास्ता होता है ना, ब्रेन वही ख्याल बार बार भेजते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक इंसानी जहन में 60,000 ख्याल डेली आते हैं। आपको सोचे कि हम सोचते हैं सारे ख्यालात, नहीं सोचते, हम वही सोचते हैं जिसको हम सोचना चाहते हैं। तो थॉट ब्लॉकर डेवलप करें। थॉट ब्लॉकर का सबसे आसान जो तरीका मैं अक्सर अपने क्लाइंट्स को बताती हूँ, बैकवर्ड काउंटिंग करें। एक ख्याल जिससे आपको लगता है आपके अंदर नेगेटिविटी डेवलप हो जाएगी, आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, आप स्ट्रेस आउट होंगे, 100 से 1 तक आए, बार बार आए। जब आप बार बार आएंगे, कॉन्शियसली एफर्ट करेंगे, तो आपका वो थॉट आना बंद हो जाएगा। और जो बहुत मजबूत होते हैं उनको मैं ये कहती हूँ कि अगर कुरान पाक की वो छोटी सूरत जो आपको मुश्किल लगती है उसको जुबानी याद करना शुरू कर दें, आपका वही थॉट डेवलप हो जाएगा और आप बड़ा अच्छा काम करेंगे। अच्छा, ये बात भी बड़ी अच्छी बताई। मतलब बात है सोफी, मैंने वैसे सवाल जो किया था काफी मतलब अहम सवाल है, अगर ये उमूमन देखें, लेकिन उसका जवाब आपने नहीं दिया। उसको उसके साथ ऐड करना चाहूंगा कि क्या जिस तरह मैंने कहा कि कुछ आवाजें या शोर सुनाई देने, ये एंजाइटी है या डिप्रेशन है? अच्छा, कोई भी बुलिंग बेसिकली आप कह रहे हैं ना, बुलिंग करते हैं, बुलिंग का सबसे अच्छा इलाज, सबसे पहले अगर वक्ती तौर पे है तो वो सिर्फ स्ट्रेस है, वो एंजाइटी भी नहीं है, वो वक्ती तौर पे दबाव आता है और आप निकल जाते हैं। लेकिन आप उसको मुसलसल उसी फेज में रहें और मुसलसल उसके बारे में सोचते रहे, फिर हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। बच्चे मेरे पास जिस तरह आते हैं, पेरेंट्स आते हैं, खासतौर पर जिनकी पोस्टिंग जगह जगह होती है, नई जगह बच्चे जाते हैं, तो बच्चे बुलिंग का शिकार हो जाते हैं, उनका मजाक उड़ाया जाता है, बच्चे बार बार स्ट्रेस आउट होते हैं। वक्ती तौर पर दैट्स फाइन, वो दोस्ती कर लेते हैं, ठीक हो जाते हैं, लेकिन जब लंबा अरसा चलता है वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो उसका सबसे अच्छा हल है बैठ कर बात करें। सबसे अच्छा हाल में कहते हैं जो बुलिंग करे उसके पास बैठ जाए और उससे बात करें। आमतौर पे ये होता है, मैंने ये देखा है कि लोग कहते हैं, एक तो साइकोलॉजिस्ट के पास जाना तो फिर भी किसी हद तक तैयार हो जाएंगे, लेकिन साइकेट्रिस्ट के पास जाना और दवाई खाना, ये उनको लगता है कि ये पागलपन में हमें मुब्तला कर रहा है, बहुत ज्यादा रिलक्टेंस होती है मतलब उसमें। तो उसको कायल करने के लिए क्या किया जाए? मरीज को भी कायल करना कि दवाई खाओ। मैं अभी हाल ही में एक जानने वाले हैं, उनके बच्चे को लेके गया और वो किसी सूरत तैयार नहीं हो रहा दवाई खाने के लिए। वो कह रहा है कि ये तो पता नहीं क्या असर हो जाएगा मुझ पर। असल में जितनी भी साइकेट्रिक मेडिसिन होती है, एक बड़ा मिथ क्रिएट हुआ है कि उनके साइड इफेक्ट्स बहुत होते हैं। वो तो हर मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स होते हैं, आप दूसरी मेडिसिन उसके भी साइड इफेक्ट, क्योंकि थोड़ी लॉन्ग टर्म चलती हैं इसलिए। लेकिन नई साइकेट्रिक जितनी भी मेडिसिन है, जो नई रिसर्चेज हैं, वो बड़े बड़े जो डिसऑर्डर्स है, स्किज़ोफ्रेनिया है, बाइपोलर है, बड़े बड़े डिसऑर्डर, उनको बड़े अच्छे तरीके से डील करते हैं। उनको बाकायदा सिखाया जाता है किस तरह अपने इसको मैनेज करना है। सिर्फ होता है क्या है कि उस मेडिसिन को मैनेज करना नहीं क्लाइंट को आता, ठीक है, वो मैनेज करना सीख ले, अपनी टाइमिंग सेट कर ले। कई दफा क्लाइंट ऐसे भी होते हैं जो बड़ी बड़ी पोस्ट पे हैं और जो बड़ी बड़ी मेजर डिसऑर्डर्स का शिकार है, लेकिन उन्होंने इतना अच्छा समझा हुआ है अपनी बीमारी को, किस टाइम उठना है, किस टाइम खाना है, कौन सी चीज लेनी है, कौन सी चीज मैंने नहीं खानी जिससे मेरी एग्रीवेट हो जाएंगी चीजें। तो ये चीजें करनी जरूरी है, स्टडी होना जरूरी है, क्लाइंट को पता होना चाहिए। साइकोलॉजिस्ट हेल्प ये करते हैं साइकेट्रिस्ट के पास कि आपको बताते ये प्रॉब्लम है आपका। अक्सर ये होता है जो मेजर ओसीडी के डिप्रेशन के पेशेंट होते हैं, ओसीडी के पेशेंट होते हैं, वो अंडरस्टैंड करते हैं इस चीज़ को कि उनको मेडिसिन खाने ज़रूरी है, मेडिसिन खाते हैं और रिकवर भी करते हैं। काउंसलिंग होने की ज़रूरत है, उनको समझाने की ज़रूरत है। बेसिकली समझाया नहीं जाता, इस वजह से प्रॉब्लम आती है। अच्छा, हरमीत का जो सवाल है, जहाँ तक थोड़ा सा मैं अंडरस्टैंड कर पाई हूँ, एक तो चले आपने उसको बुलिंग में कह दिया कि बच्चों की या कोई भी आपको बुली करे तो वो आपको बुरा लगता है, आप स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं, एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं। बट मेरे ख्याल में हरमीत का जो सवाल था उसका एक पहलू ये भी हो सकता है कि जो आपको लगता है कि कोई आपको बुला रहा है, आपको खुद से आवाजें महसूस होती हैं बट रियलिटी नहीं होती। अच्छा, रियलिटी में ऐसा नहीं होता, आप ये कह रहे हैं। वो तो जो है ना बेसिकली मेजर जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर स्किज़ोफ्रेनिया कहा जाता है, उसके सिम्टम है कि कोई नहीं होता, हमें आवाजें सुनाई देती हैं, हमें लगता है कोई हमें बुला रहा है, या मुझे कोई ऐसे नजर आते हैं ये यहाँ बंदा खड़ा है या वहाँ बंदा खड़ा है। ये स्किज़ोफ्रेनिया की निशानियां हैं, इसको ट्रीट करने की जरूरत है, इसको मेडिसिन के बगैर रिकवर नहीं हो सकते। नहीं, साइकेट्रिस्ट। अच्छा सोफिया, मेरे ख्याल में अगर टाइम है सोफिया से एक सवाल करना चाहूंगा। सोफिया, मेरे साथ हॉस्टल में एक लड़का था जब हम कॉलेज में थे, तो अचानक रात को वो उठ जाता और उसकी आवाज होती कि पकड़ो पकड़ो पकड़ो, तो ऐसे मतलब उसको कुछ चीज दिखाई देती थी। वो जब उसको मैं बिठाता था कि भाई क्या है, कुछ भी है तो नहीं, तो ये क्या सूरत हाल होती है कि भाई ऐसे लेवल में आप पहुंच जाते हैं कि आपको कोई दिखाई देता है? अच्छा, वो स्लीप पैरालिसिस होता है।
हमें सीने पे दबाव महसूस होता है कि कोई हमारा गला दबा रहा है। अक्सर लोग समझते हैं किसी ने हमारे तावीज़ गड्ढा कर दिया, किसी ने जादू कर दिया, कोई हमारा आपको गला दबाता है। ये बहुत सारे क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं। स्लीप पैरालिसिस होता है, आपको दबाव फील होता है सीने पे कि कोई मुझे दबा रहा है, और उसको छुड़ाने के लिए वो शाउट करते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, मुझे बचाओ, मुझे पकड़ रहा है। तो स्लीप पैरालिसिस इसका भी मेडिसिन से इलाज है। मेडिसिन से इलाज है और काउंसलिंग से इलाज है। आपने अच्छी चीज़ों का बता दिया कि मेडिसिन से इलाज है, काउंसलिंग एक सेकेंडरी चीज़ है, लेकिन वो कुछ चीज़ों के लिए है, हर चीज़ के लिए नहीं है। देखिए पैरेलल चलती हैं चीज़ें, पैरेलल लेनी, कुछ स्ट्रेस को आप काउंसलिंग से डील कर सकते हैं, कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम काउंसलिंग करते हैं, टाइम मैनेजमेंट को कर सकते हैं, मैरिटल इश्यूज को आपको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, लाइट मेजर के एंजाइटी के जो केसेस है वो डील कर सकते हैं। लेकिन आप ये कहें कि जी मेजर जो बीमारियां उनको हम सिर्फ काउंसलिंग से डील कर सकते हैं, ये गलत है बिल्कुल। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच सोफिया, आपने हमेशा की तरह बड़े अच्छे तरीके से हमारी रहनुमाई की, गाइडेंस की, हमारे देखने वालों की गाइडेंस की। थैंक यू सो मच। शो में ब्रेक शामिल करेंगे, हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। बस शादी हो, कोई भी तकरीब हो, इसके लिए एक ऐसा शू जो कि मर्दों में भी बहुत ज्यादा मकबूलियत रखता है और खवातीन में भी। मर्द जो खुस्सा या जरी वाली जूती होती है ये अपनी शादी पर पहनते हैं, नॉर्मली इतनी नहीं पहनते। खवातीन तो वैसे ही कोई ईद वगैरह हो, कोई त्यौहार हो, उस पर भी पहन लेती हैं। लेकिन आदमी जो होते हैं वो शेरवानी, और स्पेशली जब बारात होती है उसके नीचे एक वो ऐसे पॉइंटेड करके खुस्सा होता है, उसको क्या कहते हैं सर, वो जो ऐसे करके जिसकी नोक निकली, खुस्सा ही कहते हैं, मुझे तो ये पता नहीं। ये जो डिफरेंट वाला होता है ना वो खुस्सा जिसकी ऐसे करके नोक होती है। एक सलीम शाही जूता होता है, उसके बारे में भी मतलब वो होता है, इसी तरह से पॉइंटेड करके आता है वो। सलीम शाही शादियों के मौके पे खास तौर पे पहना जाता है। लेकिन आम मतलब जो जरी की कढ़ाई के साथ मतलब ये होते हैं ना, ईसा खेल वगैरह साइड की, तो खेड़ियाँ जिनको बोलते हैं, मुझे बहुत शौक रहा खेड़ियाँ पहनने का। और गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में जिस जमाने में मैं पढ़ता था और पढ़ाता भी था कुछ अरसे के लिए, तो मैं तो फिर यानी शलवार कमीज और उसके साथ खेड़ी। इमरान खान को मैंने बहुत देखा खेड़ियां पहने हुए, अभी तो बिल्कुल उन्होंने मुख्तलिफ कर लिया ना। एक वो भी तो होती है ना पेशावरी चप्पल, वो चप्पल मुख्तलिफ है। ये हमारी पंजाब की जो चीज है ना, वो मुख्तलिफ है थोड़ी सी। हाँ, और मेरे ख्याल में आप लोगों के यहाँ भी मेरे ख्याल में शादी की तकरीबात हो, दूसरी तकरीबात हो, हरमेश मैंने देखा है जूता उस तरह का खुस्सा जरूर पहना जाता है। जी बिल्कुल राव साहब। हाँ, वैसे नॉर्मली तो जब भी शादी होती है तो खेड़ी जो है जिसका आपने जिक्र किया वो ज्यादा वो भी लोग पहनते हैं, और ज्यादातर जो कमीज शलवार या कुर्ता जो है पजामा। लेकिन इसके साथ साथ अगर आपने बात की कि ये जो पिशावरी चप्पल है तो वो ज्यादा हमारे यहाँ बहुत ज्यादा फेमस हुई है, क्योंकि दुल्हा अगर तैयार भी होता है तो ज्यादातर पिशावरी चप्पल ही वो लोग पहनते हैं हमारे एरियाज में, जो केपीकी का इलाका है। बहरहाल अगर हम पंजाब की बात करें, पंजाब में जितनी शादी होती है और हम जाते हैं तो वहां पे थोड़ा सा डिफरेंट है, दूल्हा थोड़ा ज्यादा उसका जो पहनावा है वो उससे केपीके से थोड़ा डिफरेंट नजर आता है। अच्छा, जो पेशावरी चप्पल की अभी ये बात कर रहे हैं ना हरमीत, ये पेशावरी चप्पल बेसिकली जो है हम देखते आए हैं मर्दों से मंसूब किया जाता है जूते को, बट अब हम देखते हैं तो जो लेटेस्ट स्टाइल्स और आप बड़े ब्रांडेड जो जितने भी आउटलेट्स हैं वहां पर जाएं तो वहां पर खवातीन की भी पेशावरी चप्पल है, बट उस पर तिल्ले का कोई काम हुआ होता है। ये बड़े खूबसूरत फैशन और ट्रेंड्स के साथ वो होती है, बड़ी अच्छी लगती है और बड़े डिफरेंट कलर्स भी होते हैं। क्या उस पर ट्रक आर्ट भी अक्सर हुआ होता है तो वो बड़ी अच्छी लगती है। इसके अलावा जो खेरियां आप कह रहे हैं सो वो मेरी इमेजिनेशन में नहीं आ रही कि खेरियां क्या है, बट मैं अभी हम एक रिपोर्ट दिखाते हैं, मतलब आपको बताऊंगा। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला तो जारी रहेगा। रोमा ने पिछले दिनों में बड़ी शादियां अटेंड की हैं, जरा इससे पूछेंगे शादियों के ट्रेंड आजकल कौन से हैं और क्या क्या पहना जा रहा है, किस तरह के होते हैं। लेकिन पहले चल के एक रिपोर्ट देखते हैं। ये इसमें खेड़ियां भी हैं, खुस्से भी हैं और तिले का काम किस तरह से हो रहा है। ये चकवाल की खास पहचान है जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो चलते हैं जरा देखते हैं चकवाल की ये पहचान क्या है। खुस्से और जरी ने मुगल शहनशाहों के पसंदीदा जूता होने की बदौलत बर्रे-ए-सगीर में वो अरूज पाया कि आज तक इसे जवाल ना सका। आज भी शादी और दीगर तकरीबात में खुस्सा और जरी जूती अपनी चमक दमक और बनावट की वजह से पहनने वाले की सजदज को खूब बढ़ावा देती है। चकवाल में सदियों से सुच्चे तिल्ले और गाय के चमड़े से खुस्सा और जरी जूती तैयार की जाती है। ये चकवाल में खुस्सा बन रहा है, ये तकरीबन 1 सदी हो गई है चकवाल में तैयार हो रहा है। और इसके ऊपर जो मटेरियल इस्तेमाल करते हैं वो चमड़ा होता है और सोचा तिल्ला है सारा। वो
चकवाल के मोची बाजार मोजा, करसाल, झामरा, लावा में कारीगर खुस्सा और जरी जूती तैयार करने में खास महारत रखते हैं। सुच्चा तिल्ला गाय का चमड़ा जब हुनरमंदों के हाथ में आता है तो जूती और खुस्सा की सूरत वो शाहकार तख्लीक होता है जिसके परस्तार दुनिया भर में पाए जाते हैं। जरी जूती और खुस्सा पंजाब की रवायात का लाजमी जुज्व है जो हमें अपनी सकाफत से जोड़ने का भी बायस है। अगर हुनरमंदों को सहूलियात और वसाइल फराहम किए जाएं तो ये हुनर न सिर्फ एक सनत का दर्जा इख्तियार कर सकता है बल्कि ज़र मुबादला में इजाफे का बायस भी बन सकता है। कैमरा टीम के साथ फैसल अमान, पब्लिक न्यूज, चकवाल। जबरदस्त। फाइनली मैंने खेरी देख लिया, समझ गई, देखी हुई थी, नाम नहीं जहन में आ रहा था। तो मैं उस टाइम ये बात करने लगी थी कि खरामें होती है, खरामें वो तो लकड़ी की होती है। नहीं, वो लगता है ऐसे बट पहनी जाती है वो खवातीन के, जिस तरह उस पे काम शाम हुआ होता है, उस पे भी जरी वगैरह या मोती वगैरह लगे होते हैं, वो भी बड़ी अच्छी। नॉर्मली वो आगे से खुस्से की शेप की होती है, पीछे से ओपन होती है बिल्कुल, तो वो बड़ी कॉमन होती है। लेकिन ये जो खुस्से अगर मैं खवातीन को देखूं तो नॉर्मली अगर मैं अपनी भी बात करूं, ये खूबसूरत तब लगते हैं जब आपकी लॉन्ग शर्ट हो, कोई क्या कहते हैं ये चूड़ीदार पजामा हो, सो उसके साथ जो लुक आती है। और इसी तरह अगर हम मर्दों में देखें तो मोस्टली मर्द जो है वो खुस्से तब पहनते हैं जब उन्होंने शेरवानी पहनी हो, सो वो एक अलग किस्म का फ्लेवर आता है, अच्छा भी लगता है। और लाहौर में अगर हम देखें तो खुस्सा महल हमारा बड़ा जबरदस्त किस्म का, वहां से बड़े शानदार खुस्से मिलते हैं, अनारकली से बड़े खूबसूरत खुस्से मिलते हैं, बड़ी अच्छा। ये वो चीज है अगर आप एक अच्छी जगह से लें तो वहाँ इकोनॉमिकल भी मिलती है और खूबसूरती भी इसमें बहुत ज्यादा। हमारे यहाँ ये अंदरून शहर में जाके मस्जिद वजीर खान से अगर आप आगे चले जाओ तो वहाँ पे जाके दुकानें हैं काफी सारी। हाँ जी। और कश्मीरी बाजार भी एक साइड पे है और ये वहाँ पे भी बहुत सारी दुकानें हैं और वो खास बनाए भी जाते हैं। अच्छा, मैं बड़ा परेशान हुआ, मतलब ये है कि खुस्सा एक ऐसी चीज है जो आपको 500,000 रुपए में भी मिल जाएगा और 50,000 60,000 रुपए का भी मिल जाएगा। जो आपने कश्मीरी बाजार और यहाँ का जिक्र किया, तो वहाँ से आपको इकोनॉमिकल मिल जाएंगे, बट अगर आप खुस्सा महल जाएंगे वही चीज आपको डबल ट्रिपल प्राइस। नहीं, डबल ट्रिपल के अलावा उसमें काम की बात होती है, यानी आपने अब तो आ गया ना प्लास्टिक का धागा उसके साथ इस्तेमाल करके। लेकिन जैसे ये बता रहे थे भी चकवाल वाले में कि जरी का काम, खास जरी का काम जो होगा वो महंगा होगा जरूर। ये हरमीत कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ, हरमीत कुछ कहना चाह रहा है। जी हरमीत। जी बिल्कुल रोहू साहब, ये मुझे याद है कि मेरे कुछ मेहमान आए थे और हम गए थे लाहौर, तो उन्होंने हिंदुस्तान से आए थे, तो उन्होंने कहा कि भाई हमने तो खुस्से लेने, और वो पता नहीं मेरे ख्याल में कौन से इलाके की ज्यादा फेमस है, तो उनको वही तलाश थी। और जब हम गए तो मैंने प्राइस पूछी, मैंने हो सकता है 200-300 के भी मिल जाएंगे आराम से, 500 भी मिल जाएंगे, लेकिन जब प्राइस पूछी तो 30,000 के भी मुझे उन्होंने दिखाया, उन्होंने 50,000 की भी दिखाया। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि खरीदने वाला कौन होगा। उन्होंने कहा बड़े खरीदार आते हैं मुख्तलिफ इलाकों से, और जो आपने बात की जिस तरह उस पर काम किया जाता है, जिस तरह बारीकी से काम किया जाता है, और जिसमें वो धागे या दीगर आलात जो इस्तेमाल किए जाते हैं वो चीजें, तो वो बड़ी महंगी थी, तो इस वजह से उसकी कीमत भी प्राइस थी। लेकिन बहरहाल जो सस्ते अगर आपने खरीदने हैं तो वो सस्ते भी मिल जाते हैं, आपको आपके बजट के मुताबिक ये चीज आपको मिल जाती है। बिल्कुल ठीक है, आप कह रहे हैं। अच्छा, मेरे माइंड में उस टाइम वो ड्रेस का नाम नहीं आ रहा था, खवातीन का जो अंगरखा होता है, अंगरखा के साथ चूरी पजामा और चूरी पजामा के साथ खुस्से, बड़ा खूबसूरत ये कॉम्बिनेशन। रोमा ने बहुत शादियां अटेंड की हैं और मेरे ख्याल में इसने बहुत सारे खुस्से खरीदे हैं और जरी जूती जिसको कहा जा रहा है वो भी खरीदे। खुस्से मैंने माइयों तक खरीदे हैं। उसके बाद मुझे पसंद है लॉन्ग हील्स, बारीक वाली पॉइंटेड किस्म की, सो मैंने वो बड़ी खरीदी है। मेरा शौक वो है, वो खुस्से जो है वो एक स्पेसिफिक ड्रेस के साथ ही मुझे पसंद है। आई लव दैट। बट एनीवेज, इसी के साथ ही हमारा आज का शो अपने इख्तिताम को पहुंचा। हाँ, मैं ख्याल में इजाजत ली जाए, कल फिर इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और हरमीत को भी इजाजत। हाँ, सबको इजाजत। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।